बैटल थ्रू द हेवन चैप्टर 31 टू 40 अध्याय 31 धार्मिकता और भावनाएं। यदि आप पहले से ही और अध्याय देखना चाहते हैं तो आप बस मेरे पैट्रियन पर क्लिक कर सकते हैं, वे 20 अध्याय आगे हैं। चाचा जियो यानरान आज अचानक मिलने आए। मुझे आशा है कि आप परेशान महसूस नहीं करेंगे, नालान यानरान ने जियो कबीले के स्वागत कक्ष में जियो जान से गंभीरता से कहा। जियो जान ने हल्के से मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। परेशान महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अगली बार हमें पहले से बताना बेहतर होगा ताकि हम आपको ठीक से प्राप्त करने की तैयारी कर सकें। स्पष्ट रूप से पिछली बार नालान यानरान के दौरे की तुलना में जियो जान का उसके प्रति रवैया निस्संदेह काफी बेहतर हो गया था। नालान यानरान पहले से ही स्वर्ग की एक गौरवशाली बेटी थी, जियो कबीले की तुलना में बहुत अधिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ। वह यूनलैंड धुंधले बादल संप्रदाय की कनिष्ठ संप्रदाय गुरु भी थी। ऐसे समय में जब हर कोई जियो यान को बेकार समझता था, नालान यानरान ने जियो कबीले में शादी करने की भीख मांगी। अगर जियाओ जान का रवैया निर्दयी रहा तो वह वास्तव में इस बात से अनभिज्ञ होगा कि उसके लिए क्या अच्छा है। अंकल जियाओ यानरान के साथ इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। यानरान अंततः जियाओ कबीले में शादी करेगी। आप पहले से ही मुझे अपनी बहू के रूप में मान सकते हैं, इसलिए मेरे साथ सामान्य रूप से बात करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, नालन यानरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने होठों को ढांकते हुए। इस समय एक असंगत आवाज अचानक बाधित हुई। छी, तुम दिवास्वप्न देख रहे हो, शादी अभी तक तय नहीं हुई है। ये शब्द सुनकर नालन यानरान ने आवाज की दिशा में देखा और देखा कि जियाओमी के चेहरे पर स्पष्ट नाराजगी दिख रही थी। माय, जैसे ही दूसरा बुजुर्ग अपनी पोती को डांटने वाला था, जियाओ यू जो उसके बगल में खड़ी थी ने पहले अपनी चचेरी बहन से सख्ती से बात की और उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारा। चाहे जो भी हो, नालन यानरान उनके कबीले की मेहमान थी और भले ही वह दुखी थी, उसे यह इतना स्पष्ट रूप से नहीं दिखाना चाहिए था। NOWELL-BE-IN.C ओम हम्फ तुम जियाओ वेई ने दर्द में अपना सिर पकड़ लिया, जबकि जियाओ यान ने शर्मिंदगी के साथ नालन यानरान को देखा। मुझे खेद है मिस नालन, मेरी बहन अभी भी छोटी है, कृपया उसे सहन करें। कोई बात नहीं, ऐसी जीवंत बहन का होना मेरे लिए खुशी की बात है, नालन यानरान ने फुसफुसाते हुए कहा और जियाओ मेई की ओर देखा। बहन जियाओ मेई, अगर भविष्य में आपको मुझसे कोई असंतोष है तो बेझिझक मुझे बताएं। मैं आपकी भाभी के रूप में इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम छोटी पी वाह। जैसे ही जियाओ मेई ने नालन यानरान के शब्द सुने, वह तुरंत नियंत्रण खो बैठी। वह खड़ी होने वाली थी और नालन यानरान पर अपनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन जियाओ यू, जिसने पहले ही प्रतिक्रिया दी थी, ने अपना मुंह बंद कर लिया और उसे रोक दिया। जियाओ निंग ने अपनी कोहनी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर टिका दी, दृश्य को देखकर काफी असहाय दिख रही थी। सच कहूं तो जियाओ मेई के स्वभाव के साथ केवल जियाओ यान ही उसे संभाल सकता था। जियाओ जुनर ने भी नालन यानरान के शब्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके चेहरे पर काली आभा उभरी और वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, मिस नालन, आखिरकार आपने अभी तक जियाओ यान से शादी नहीं की है। कृपया इस तरह के मजाक न करें। अगर यह बात बाहर आ गई तो इससे आपकी प्रतिष्ठा को अनावश्यक नुकसान हो सकता है। दूसरों को जो कहना है कहने दो, जब तक मैं खुश हूं, नालन यानरान ने धीरे से जवाब दिया, उसकी नजर जियाओ जुनर पर टिकी हुई थी। चलो भविष्य में अच्छे से साथ रहते हैं, मेरी होने वाली भाभी। स्नैप, जियाओ जुनर जिस कुर्सी पर बैठी थी उसका आर्मरेस्ट अचानक बिना किसी चेतावनी के टूट गया। हालांकि जियाओ जुनर के चेहरे पर मुस्कान फीकी नहीं पड़ी, लेकिन पूरे रिसेप्शन हॉल का तापमान अचानक ठंडा हो गया और नालन यानरान और जियाओ जुनर के बीच आंखों के संपर्क में बिजली की हल्की चमक थी। यहां मौजूद लोगों को भी हवा में छिपे खतरे का एहसास हो सकता था। ये सिर्फ रिसेप्शन हॉल नहीं था, ये व्यावहारिक रूप से युद्ध का मैदान था। जियाओ यान अभिभूत महसूस कर रहा था, उसकी आंखें संघर्ष से भरी हुई थी। ये सुनिश्चित नहीं था कि किसका साथ देना है। क्या उसे जुनर का समर्थन करना चाहिए? आखिरकार नालन यानरान एक मेहमान और उसकी भाभी मंगेतर थी, उसका अपमान करना अपमानजनक होगा। क्या उसे नालन यानरान का समर्थन करना चाहिए? जुनर के लिए यह संभव नहीं था कि वह अपना गुस्सा उस पर निकाले, वह सिर्फ अपने दिल में शिकायतों को चुपचाप सहती और यही वजह थी कि जियाओ यान इसे स्वीकार नहीं कर पाती। जैसे ही सभी को नहीं पता था कि स्थिति को कैसे सुलझाया जाए, जियाओ कबीले का एक युवा सदस्य अचानक बाहर से आया और जियाओ यान को देखा। जियाओ यान, सब कुछ तैयार है? ओह, जियाओ यान ने तुरंत जवाब दिया, खड़ा हुआ और जुनेर को खींच लिया, जो नालन यानरान का सामना कर रहा था। उसने नालन यानरान की ओर माफी मांगते हुए देखा। माफ करें, हमें इस समय कुछ काम निपटाने हैं। मिस नालन, कृपया अभी आराम करें। ये कहने के बाद जियाओ यान ने जियाओ यू और जियाओ निंग को इशारा किया और उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने जियाओ मेई को खींचा और जियाओ यान के साथ रिसेप्शन हॉल से बाहर निकल गए, जो जुनेर को पकड़े हुए था। वे उस तनावपूर्ण जगह को पीछे छोड़ गए। रिसेप्शन रूम से बाहर निकलने के बाद जियाओ निंग, जियाओ यू और जियाओ यान सभी ने राहत की सांस ली। अभी का माहौल बहुत भयानक था। उन तीनों को डर था कि नालन यानरान और जुनेर मौके पर ही लड़ने लगेंगे। उस समय जियाओ मेई, जिसे हमेशा परेशानी खड़ी करने में मजा आता था, निश्चित रूप से इसमें शामिल हो जाएगी। स्थिति को सुलझाना असंभव होगा। चचेरे भाई, मैं तुम्हारा चचेरा भाई नहीं हूँ। जियाओ निंग ने आह भरी, हाथ बढ़ाया और जियाओ यान के कंधे को गले लगाया, उसे एक तरफ खींच लिया। उसने फुसफुसाया, आखिरकार ये समस्या तुम्हारे कारण है, तुम्हें इसे स्वयं हल करने का कोई रास्ता खोजना होगा। तुम हमेशा खड़े होकर कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही उसने बात की, जियाओ निंग ने अपने मुंह से जियाओ मेई और जुनेर की ओर भी इशारा किया। देखो ये दोनों लड़कियां नालन यानरान के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं। अगर नालन यानरान भविष्य में जियाओ कबीले में सच में शादी कर लेती है तो मुझे डर है कि घर में कभी शांति नहीं रहेगी। वास्तव में एक बात थी जो जियाओ निंग ने नहीं कही, हालांकि उसे लगा कि यह संभव है। अगर जियाओ यान ने सच में नालन यानरान से शादी कर ली और इससे जुनेर पूरी तरह से अंधकार में हो गया, तो न केवल जियाओ कबीले बल्कि नालन परिवार और यूनलैंड धुंधले बादल संप्रदाय में भी शांति नहीं होगी। बेशक जियाओ निंग नहीं चाहती थी कि यह कारण जियाओ यान की पसंद में बाधा बने। आखिरकार वह महिला ही होगी जो उसके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उसका साथ देगी। उसे बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जियाओ यान की पसंद कोई ऐसी होनी चाहिए जिसे वह दिल से पसंद करता हो। यह जियाओ यान के लिए उचित होगा। उफ, जियाओ निंग की बातें सुनकर जियाओ यान ने भी दर्द में अपना सिर पकड़ लिया। क्या जियाओ निंग को लगा कि वह ये सब नहीं जानता? लेकिन अभी जियाओ यान सिर्फ धार्मिक मार्ग पर चलना चाहता था और वह जानबूझकर दिल के मामलों से बच रहा था। या शायद जियाओ यान जानबूझकर इस मुद्दे से बच रहा था। शादी के बजाय जियाओ यान अब इस बात पर ज्यादा ध्यान देता है कि वह अपने धार्मिक मार्ग पर कितनी दूर तक जा सकता है।
जियाओ यान ने जुनर और जियाओ मेई को देखा और अपने दिल में एक गहरी आह भरी। चलो अभी इन बातों के बारे में मत सोचो, जियाओ यान ने अपना सिर खुजलाया। जाओ सजावट लटका दो। उसके बाद जियाओ यान और वे चारों प्रशिक्षण मैदान में लौट आए। जियाओ कबीले के सदस्यों की मदद से उन्होंने जियाओ कबीले के आंगन में विभिन्न स्थानों पर लालटेन और अन्य सजावट रखी। मूल रूप से गंभीर और उदास आंगन इन सजावटों के साथ काफी उत्सवपूर्ण हो गया। सजावट की व्यवस्था करने की प्रक्रिया के दौरान जियाओ मेई, जुनर और यहाँ तक कि जियाओ यू भी धीरे धीरे जीवंत माहौल से प्रभावित हुए और उनके मूड में सुधार हुआ। धीरे धीरे वे अपने सामान्य हंसमुख स्वभाव में लौट आए। नालन यानरान, जो जियाओ जान और 3 बुजुर्गों के साथ रिसेप्शन हॉल से बाहर आई थी, ने आंगन में हुए बदलावों को देखा और जियाओ जान को देखते हुए उसकी निगाहें थोड़ी हैरान हो गईं। चाचा जियाओ, क्या जियाओ कबीले में किसी की शादी हो रही है? नालन यानरान का ऐसा सवाल पूछना समझ में आता है। आखिरकार डूक्यूई महाद्वीप पर नए साल की कोई परंपरा नहीं थी और अधिकांश परिवार केवल तभी इस तरह से सजावट करते थे जब परिवार में किसी की शादी हो रही होती थी। अरे नहीं भतीजी नालन, गलत मत समझो। जियाओ जान ने हल्के से हंसते हुए अपना हाथ हिलाया और समझाया, ये यानर द्वारा दिया गया सुझाव था जब वह छोटा था। हर नए साल पर हम जियाओ कबीले के सभी काम बंद कर देते हैं और चाहे वे कहीं भी हों, जियाओ कबीले के सभी सदस्य वापस लौट आते हैं और एक साथ मिलकर एक जीवंत दावत का जश्न मनाते हैं। मैंने देखा। नालन यानरान ने जियाओ यान की ओर देखते हुए सिर हिलाया, जो एक स्टूल पर खड़ी थी और बीम पर लालटेन लटका रही थी। उसकी आंखें चमकदार चमक से झिलमिला रही थीं। उनके भीतर एक छिपी हुई कोमलता थी और यादें उसके दिमाग में फिर से उभर आईं। वह पहले की तरह ही एक अनोखा व्यक्ति है। वह इतना कोमल है, अपने आसपास के लोगों को गर्मजोशी का एहसास करा सकता है, जिससे कोई भी हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। नालन यानरान अपनी मुट्ठी बंद करने से खुद को रोक नहीं पाए। उसकी आंखें निर्विवाद दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। उसका दिल लगभग उमड़ने वाले संकल्प से भर गया था। जियाओ यान, इस जीवन में मैंने, नालन यानरान ने तुमसे शादी करने का फैसला किया है। तुम बच नहीं पाओगे। अध्याय 32, दुर्जय प्रतिद्वंद्वी। यदि आप पहले से ही और अध्याय देखना चाहते हैं तो आप मेरे पैट्रियन पर क्लिक कर सकते हैं। वे 20 अध्याय आगे हैं। सुबह सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से होकर जियाओ यान के चेहरे पर चमक रही थी, जिससे वह धीरे धीरे जाग उठा। टिल्ड टिल्ड टिल्ड। जियाओ यान उठकर बैठ गया, एक बड़ी जम्हाई के साथ अपने शरीर को फैलाया और फिर कपड़े पहनने और तरोताजा होने के लिए बिस्तर से बाहर निकल गया। आज जियाओ कबीले का वार्षिक वयस्कता समारोह था। इसमें न केवल जियाओ कबीले के सदस्य शामिल हुए, बल्कि यह उतान शहर के सभी लोगों के लिए भी खुला था। इस दिन जियाओ कबीले के बाजार में छूट और प्रचार भी होंगे, जिससे यह उतान शहर में एक भव्य आयोजन बन जाएगा। आज वयस्कता समारोह के बाद नए साल का समय होगा। टिल्ड। जियाओ यान की आंखें जोश से भर गई थीं। नया साल एक नए साल की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। वह मुद्दा जो उसे परेशान कर रहा था, डूक्यूई के साथ समस्या, हल हो गई थी और उसने अप्रत्याशित रूप से कीमिया में एक शिक्षक भी प्राप्त किया। ये वर्ष निस्संदेह जियाओ यान के लिए आशा से भरा था। लेकिन चलो अब इन भावनाओं को एक तरफ रख देते हैं। तभी याओ चेन अचानक प्रकट हुए और दरवाजे के बाहर इशारा करते हुए मुस्कुराए। लगता है कि तुम किसी मुसीबत में पड़ोगे मेरे बेटे। तुम सुबह सुबह ही इससे जूझ चुके हो। हाँ, जियाओ यान ने एक भौं उठाई। याओ चेन से पूछने ही वाला था कि उसका क्या मतलब है कि अचानक दरवाजे के बाहर एक बहस सुनाई दी। NO12BigJan.com। तुम इतनी सुबह चचेरे भाई जियाओ यान के दरवाजे को क्यों रोक रहे हो? तुम्हारा इरादा क्या है? मैं बस ये देखने आई थी कि मेरे मंगेतर का हालचाल कैसा है। उसकी भावी पत्नी के रूप में क्या मुझे ऐसा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? मिस नालन, तुमने अभी तक जियाओ कबीले में शादी नहीं की है। फिलहाल तुम सिर्फ एक मेहमान हो। कृपया अतिथि के शिष्टाचार का पालन करें और जियो कबीले में अपनी इच्छानुसार घूमने से बचें। दरवाजे के बाहर 3 अलग अलग आवाजें सुनकर जियाओ यान का पहले का अच्छा मूड तुरंत गायब हो गया और उसका एक बार का आशावादी भविष्य बाधाओं से भरा हो गया। हे टिल्ड, शुभकामनाएं छोटे यान। भविष्य अभी भी लंबा है, तुम्हें पता है टिल्ड। याओ चेन ने लापरवाही से अपने शिष्य का मजाक उड़ाया और एक बार फिर रिंग में लौट आई। जियाओ यान ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। केवल जियाओ मेई, जियाओ जुनर और नालन यानरान को गतिरोध में खड़े देखा। चचेरा भाई जियाओ यान को दरवाजा खोलते देखकर जियाओ मेई का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। वह सीधे जियाओ यान पर झपटी, अपनी बाहों को उसके गले में कसकर लपेट लिया। सुप्रभात, चलो साथ में आने वाले वयस्क समारोह में भाग लेने चलते हैं। ठीक है। जियाओ यान ने हल्के से सिर हिलाया और नालन यानरान को देखा। छोटे ग्लूटन, क्या तुम कल रात अच्छी तरह सोए थे? आखिरकार यह कोई औपचारिक अवसर नहीं था और जियाओ यान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो लगातार सतर्क रहना चाहता हो। जब स्थिति अनुमति देती तो वह लापरवाह हो सकता था। हालांकि यह उपनाम नालन यानरान के कानों को अच्छा नहीं लगा। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे लिटिल ग्लूटन मत कहो। नालन यानरान अब खुद को रोक नहीं पाए। उसका चेहरा लाल हो गया और वह जियाओ यान पर चिल्लाई। और बगल में जियाओ जुनर ने हल्के से उसकी नाजुक ठुड्डी को चुटकी ली और उलझन में पूछा। जुनर कुछ समय से उत्सुक थी। भाई जियाओ यान, मिस नालन को लिटिल ग्लूटन क्यों कहते हैं? हालांकि जियाओ यान ने नालन यानरान के लिए लिटिल ग्लूटन उपनाम का इस्तेमाल सबके सामने अक्सर नहीं किया, फिर भी यह काफी यादगार था। आखिरकार केवल उसकी शक्ल सूरत को देखते हुए नालन यानरान का ग्लूटन शब्द से कोई संबंध नहीं लगता था। जियाओ जुनर के सवाल को सुनकर जियाओ यान ने धीरे से ठहाका लगाया। अच्छा, ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा मत कहो, नालन यानरान ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसका चेहरा और भी लाल हो गया, मानो वह खून से लथपथ हो जाएगी। उसकी मुद्रा एक गुस्सैल छोटी बिल्ली की तरह थी, जो बेहद प्यारी लग रही थी। ठीक है टिल्ड, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी टिल्ड, गुस्सा मत हो। ठीक है टिल्ड, जियाओ यान ने उसे मुस्कुराते हुए आश्वस्त किया और नालन यानरान का लाल चेहरा थोड़ा हल्का हो गया। कल जियाओ जान के विनम्र निमंत्रण पर, ओह नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि यह नालन यानरान के अपने अनुरोध पर था। वह कुछ और दिनों के लिए जियाओ कबीले में रहना चाहती थी, इसलिए जियाओ जान ने उसके आराम करने के लिए एक अतिथि कक्ष की व्यवस्था की। जियाओ जान भी इस बारे में कुछ हद तक असहाय थी। नालन यानरान की उपस्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह शायद नए साल के बाद तक रहेगी। इस अवधि के दौरान नालन यानरान का जियाओ मेई और जियाओ जुनर के साथ अनिवार्य रूप से संघर्ष होगा। हालांकि जियाओ जान अपनी भावी बहू को नाम मात्र के लिए मना करने के लिए कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए उसने हार मान ली। उन्हें अपनी दलीलें रखने दें, आखिरकार यह मेरे बेटों का मामला है। मुझे इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए? और इसलिए जियाओ मेई को अपनी पीठ पर पकड़े हुए जियाओ यान धीरे धीरे आने जाने के समारोह स्थल की ओर चला गया, जबकि जियाओ जुनर और नालन यानरान एक दूसरे से भिड़ गए।
जब वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो भीड़ को देखकर जियाओ यान आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब या कहां, वहां हमेशा बहुत सारे लोग होते थे जो उत्साह देखना पसंद करते थे। ओह चचेरे भाई, सुप्रभात। जियाओ निंगलाओ ने जियाओ यान और दूसरों को देखा, अपना हाथ हिलाया और आगे बढ़ गया। जियाओ यू उसके पीछे पीछे चला। मिस नालन, सुप्रभात। जियाओ यू ने नर्म आवाज में नालन यानरान का अभिवादन किया। जियाओ कबीले में इस पीढ़ी की स्वीकृत बड़ी बहन के रूप में वह मेहमानों के प्रति अपने शिष्टाचार में त्रुटिहीन थी। जियाओ यान के विपरीत जियाओ यू के व्यक्तित्व में कैजुअल शब्द मौजूद नहीं था। सुप्रभात, नालन यानरान ने जवाब में धीरे से सिर हिलाया। जियाओ मेई और जियाओ जुनर के प्रति उसके रवैये के विपरीत उसने नालन परिवार की बेटी और यूनलैंड धुंधले बादल संप्रदाय के भावी संप्रदाय गुरु का गरिमापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित किया। हालांकि उसने जियाओ यू के प्रति सतही तौर पर इतनी शिष्टता दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर नालन यानरान हमेशा उससे सावधान रहती थी। उसकी महिला अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि जियाओ यू भी उसकी प्रतिद्वंद्वी थी। हालांकि जियाओ यू ने जियाओ मेई की तरह स्पष्ट रूप से यह घोषित नहीं किया, न ही उसने जियाओ जुनर के विरोधी रवैये को प्रदर्शित किया, लेकिन निश्चित रूप से जियाओ यान के प्रति उसके मन में रोमांटिक भावनाएं थीं। हालांकि जियाओ यू की परिपक्वता ने उसे जियाओ यान के लिए परेशानी पैदा करने के लिए तैयार नहीं किया, इसलिए उसने अपनी भावनाओं को सीधे व्यक्त नहीं किया। ऐसे प्रतिद्वंद्वी सबसे दुर्जय थे, लेकिन साथ ही वे स्वाभाविक रूप से गायब होने में भी सबसे आसान थे। भावनाओं पर अत्यधिक विवादों में न उलझना उस व्यक्ति के लिए इसे आसान बनाना है जिसे आप पसंद करते हैं। यदि भविष्य में भावनाओं को स्पष्ट किया जाता है तो निस्संदेह ये दूसरे व्यक्ति की पसंद को कई गुना बढ़ा देगा। हालांकि भावनाओं पर अत्यधिक विवादों में न उलझने के कारण ये बहुत संभव है कि दूसरा पक्ष रिश्ते के अंत तक आपकी भावनाओं को समझ भी ना पाए और भावनाएं स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएं। इसकी तुलना में जियाओ जुनर के अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण से निपटना अभी भी अपेक्षाकृत आसान है। जियो मेई के लिए हम्फ टिल्डा। नालन यानरान के मुंह के कोने पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान उभरी। सीधे शब्दों में कहें तो नालन यानरान को जियो मेई की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसकी नज़र में जियो मेई एक अपरिपक्व छोटी लड़की थी जो कोई तूफान नहीं मचा सकती थी और उसके बारे में चिंता करने लायक नहीं थी। बहन जियो यू, कृपया मिस नालन का ख्याल रखना, मैं पिता से मिलने जाऊंगा। जियो यान ने जियो यू से सहायता मांगी। एक प्रतिष्ठित अतिथि के रूप में नालन यानरान की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन कबीले के नेता के बेटे के रूप में जियो यान को खुद कुछ मेहमानों की अगवानी करनी थी। अन्य जियो कबीले के सदस्यों ने नालन यानरान से बात नहीं की थी। जियो निंग पुरुष था और बिल्कुल उपयुक्त नहीं था, और जियो मेई और जियो जुनर की संभावना और भी कम थी। यह अच्छा माना जाता अगर वे दोनों लड़कियां मौके पर नालन यानरान से झगड़ा शुरू नहीं करती। इसलिए जियो यान केवल जियो यू को यह काम सौंप सकता था जो तुलनात्मक रूप से परिपक्व और स्थिर था। जियाओ यू ने जियाओ यान की मुश्किलों को समझा और धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, जरूर, इसे मुझ पर छोड़ दो, ये बिल्कुल भी परेशानी नहीं है टिल्डा। जियाओ यान ने अपना हाथ हिलाया और चला गया। जैसे ही उसने जियाओ यान की आकृति को दूर जाते देखा, जियाओ यू की आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। इसे जियाओ यान का उस पर भरोसा माना जा सकता है। इस बीच जब नालन यानरान ने जियाओ यू की आंखों में नजर देखी तो उसके दिल में खतरे की घंटी तुरंत बज उठी। उसका अनुमान सही था, यह महिला भी एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी थी। अध्याय 33। जियाओ यान मेरा मंगेतर है। जियाओ यान अपने पिता की छवि को युवावस्था के समारोह में खोज रहा था और उसने जियाओ जान को देखा जो लोगों के एक समूह से घिरा हुआ था। उसके आसपास के ज्यादातर लोग वुटन शहर के प्रमुख व्यापारी थे। हालांकि वे जियाओ कबीले की तुलना में नहीं थे, लेकिन उनके बीच व्यापारिक लेन देन थे। इसके अलावा जियाली कबीले के गायब होने और एओबा कबीले के चले जाने के बाद जियाओ कबीला वुटन शहर का एक पहला बड़ा परिवार बन गया था, जिसे स्वाभाविक रूप से उन व्यापारियों की चापलूसी और प्रशंसा प्राप्त हुई। बेशक मितेर परिवार कोई अपवाद नहीं था। छोटा भाई जियाओ यान टिल्डा दूर से भी याफी ने जियाओ यान को देखा और एक आकर्षक मुस्कान के साथ अपना हाथ हिलाया। फिर उसने जियाओ जान की ओर देखा और कहा, कुलपति जियाओ, क्या मैं आपके बेटे के साथ कुछ समय अकेले बिता सकती हूँ? कोई समस्या नहीं टिल्डा। जियाओ जान ने स्वाभाविक रूप से याफी के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया और जियाओ यान की ओर मुड़ गई। यानेर, कृपया मिस याफी का अच्छे से मनोरंजन करें। मैं मानूंगा पिताजी। बाहरी लोगों की मौजूदगी में जियाओ यान अपने शिष्टाचार की उपेक्षा नहीं कर सकता था। उसने सम्मानपूर्वक जियाओ जान को प्रणाम किया और फिर याफी की ओर मुड़ा। मिस याफी, कृपया। जियाओ यान फिर मुड़ा और एक निश्चित दिशा में चला गया और याफी अपनी पतली कमर को हिलाते हुए उसके पीछे चली गई। हालांकि याफी को जियाओ यान का उसके प्रति सम्मानजनक रवैया पसंद नहीं था, जिसका मतलब था कि वह उसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मानता था, लेकिन वह वुटन शहर के धनी व्यापारियों की उपस्थिति में अपने व्यवहार में बहुत लापरवाह नहीं हो सकती थी। इसलिए याफी ने इसका बुरा नहीं माना। वे दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचे। जियाओ यान के मुड़ने से पहले ही उसने एक सुगंधित हवा आती हुई महसूस की और फिर एक नाजुक आकृति उसकी पीठ पर झुक गई। याफी। जियाओ यान का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसका शरीर अनजाने में अकड़ गया। उसने अपने पीछे याफी को देखने के लिए धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। याफी जियाओ यान की शर्मिंदा अवस्था को देखकर इसे मजेदार मानने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपना सिर जियाओ यान के कंधे पर टिका दिया, अपनी पतली जेड उंगली से उसके गाल को हल्के से थपथपाया और चंचलता से मुस्कुराई। बहुत दिनों से नहीं मिले छोटे भाई जियाओ यान, लगभग 2 सप्ताह हो गए हैं, है न? याफी ने कहा, उसकी खूबसूरत आंखें जियाओ यान को चिढ़ाते हुए देख रही थीं। जब तुम पहाड़ से नीचे आए तो अपनी बहन से मिलने के बजाय तुम जियालाई कबीले को खोजने चले गए। तुम्हारी बहन ईर्ष्यालु हो गई, तुम्हें पता है टिल्डा खैरोम। जियाओ यान हकलाया, लेकिन याफी ने धीरे से अपनी उंगली आगे बढ़ाई और उसे उसके होठों पर दबा दिया। बहन को पहले से ही सब कुछ पता है और इसके अलावा जियाली कबीला पहले ही गायब हो चुका है। इसे फिर से बताने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन जियाली कबीला गायब हुआ, याफी को गहरा सदमा लगा। कबीले को पूरी तरह से मिटाने के लिए कोई कितना शक्तिशाली होना चाहिए। सिर्फ सदस्य और कबीले की संपत्ति ही नहीं, यहाँ तक कि जियाली कबीले के लेन देन से जुड़ी सारी जानकारी भी गायब हो गई थी। ये ताकत बहुत भयानक थी। जियाओ जान और तीनों बुजुर्ग हमेशा से ही वुतान शहर में गहराई से जुड़े हुए थे, इसलिए शायद वे पूरी तरह से समझ ना पाएं। लेकिन मितेर परिवार के अगले मुखिया के रूप में याफी किसी और की तुलना में ज्यादा जागरूक थी। भले ही जियाली कबीला वुतान शहर में एक छोटा सा बड़ा परिवार था, लेकिन उन्हें इतनी अच्छी तरह से मिटाया नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि यूनलैंड धुंधले बादल और जियामा शाही परिवार भी उन्हें इतनी सफाई से मिटा नहीं पाएंगे। जियाली कबीले के गायब होने के पीछे कठपुतली के पास इतनी ताकत थी कि पूरा जियामा साम्राज्य भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था।
कितना भयानक। जियाली कबीले के गायब होने के बारे में जानने पर याफेई की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि जियाओ यान ने जिस शिक्षक का उल्लेख किया था उसने कोई चाल चली है। समझदार आंखों वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता था कि जियाली कबीले का गायब होना निस्संदेह जियाओ यान की पिछली हरकतों की वजह से था, न कि संयोग से। हालांकि जब याफेई को जियाओ यान के शिक्षक की अपार शक्ति पर आश्चर्य हुआ तो उसने अपने दिल में इस विचार को नकार दिया। एक कबीले को रातों रात पूरी तरह से मिटाना केवल महान शक्ति के माध्यम से हासिल नहीं किया जा सकता। निस्संदेह इसके पीछे एक और भी शक्तिशाली शक्ति होनी चाहिए। अगर जियाओ यान की शिक्षिका अकेली अभिनय कर रही थी तो यह संभवतः वह नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो ये कौन हो सकता है? याफी ने जियाओ यान के रक्त लाल चेहरे को देखा और अपनी भौहों को थोड़ा सिकुड़ा। क्या ये हो सकता है कि जियाओ यान के पीछे कोई और भी शक्तिशाली व्यक्ति है? चचेरी बहन जियाओ यान टिल्ड टिल्ड टिल्ड। इस समय दूर से एक आवाज आई और जियाओ मेई खुशी से जियाओ यान की ओर भागी। हालांकि जब उसने जियाओ यान के पीछे याफी को देखा तो उसका चेहरा अचानक बदल गया, उसकी आंखों से आग उगलने लगी और उसने याफी की ओर इशारा करते हुए जोर से कोसते हुए कहा, ये तुम हो, तुम लोमड़ी। चचेरी बहन जियाओ यान को जाने दो। जियाओ मेई के पीछे इस दृश्य को देखने पर जियाओ जुनर और नालन यानरान के चेहरे भी काले पड़ गए। नालन यानरान ने याफी की परिपक्व और आकर्षक आकृति को देखा, उसकी आंखों में तीव्र शीतलता भर गई। अरे वह महिला कौन है? नालन यानरान ने ठंडे स्वर में जियाओ जुनर से पूछा, जिसने उसी ठंडे स्वर में जवाब दिया, वह याफी है, मिटेर नीलामी घर की अगली वारिस। मिटेर परिवार। याफी की पहचान जानने के बाद नालन यानरान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह अपने अंगूठे के नाखून को काटने से खुद को नहीं रोक पाए। एक और दुर्जय प्रतिद्वंद्वी। केवल पारिवारिक प्रभाव के संदर्भ में मिटेर परिवार नालन परिवार के बराबर था और हाल के वर्षों में उन्होंने नीलामी घर के माध्यम से नालन परिवार पर थोड़ा दबाव भी डाला। हालांकि नालन यानरान ने यूनलैंड धुंधले बादल के भावी संप्रदाय गुरु का पद संभाला था, लेकिन वह अंततः एक भावी संप्रदाय गुरु ही थी। स्थिति के संदर्भ में वह याफी की तुलना में नहीं हो सकती थी। इसके अलावा याफी का शानदार फिगर ज्यादातर महिलाओं को ईर्ष्यालु और जलनशील बनाने के लिए पर्याप्त था। भले ही नालन यानरान वयस्क हो गई थी, लेकिन वह गारंटी नहीं दे सकती थी कि वह याफी से आगे निकल सकती है। यहाँ तक कि उसकी अपनी शिक्षिका भी याफी के फिगर की तुलना में थोड़ी कम थी। लानत है। नालन यानरान की आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। उसे पहले से ही इसका अंदेशा था। जियाओ यान एक ऐसा आदमी जिसका व्यक्तित्व और स्वभाव बहुत बढ़िया है, उसकी प्रशंसा करने वाली महिलाओं की कमी नहीं होगी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सारी महिलाएं होंगी। इस बीच जियाओ यू, जियाओ जुनर और नालन यानरान के पीछे खड़ी थी। उसने याफेई को देखा, जो अभी भी जियाओ यान को हल्के से गले लगा रही थी और गुस्से में जियाओ मेई के साथ लापरवाही से मजाक कर रही थी। उसकी आंखों की चमक थोड़ी कम हो गई। जैसा कि नालन यानरान ने कहा था, जियाओ यान जैसा उत्कृष्ट व्यक्ति किसी की नजर से नहीं छूटेगा। और वह आखिरकार उसकी चचेरी बहन ही थी। अरे तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? उस समय जियाओ निंग वहां चली आई और सभी पर चिल्लाने लगी। वयस्कता समारोह शुरू होने वाला है, हमें तैयारी करनी चाहिए। हाँ, आ रहा है। जियाओ निंग को देखकर जियाओ यान की आंखों में एक चमक सी चमक उठी, मानो उसे कोई उद्धारकर्ता मिल गया हो। उसने धीरे से याफी की ज़ैड बांह को छोड़ा जो अभी भी उसके गले में लिपटी हुई थी। बहन याफी, युवावस्था का समारोह शुरू होने वाला है, मैं आगे बढ़ूंगा। याफी के जवाब का इंतजार किए बिना जियाओ यान जल्दी से वहां से चला गया। चचेरी बहन जियाओ यान, मेरा इंतजार करो। जियाओ यान को जाते हुए देखकर जियाओ मेई की भी याफी से झगड़ने में रुचि खत्म हो गई और वह तुरंत जियाओ यान के नक्शे कदम पर चलने लगा। बाकी लोगों ने भी जल्दी से उसका अनुसरण किया, केवल नालन यानरान को पीछे छोड़ दिया। आखिरकार वह जियाओ कबीले की युवा पीढ़ी नहीं थी और उसे युवावस्था के समारोह में भाग लेने की जरूरत नहीं थी। NO12BIN.com। नालन यानरान ने याफी को देखा और धीरे धीरे उसकी ओर चल पड़ी। याफी ने भी एक भौं उठाए, अपने सामने परिचित दिखने वाली लड़की को उत्सुकता से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले कहीं मिल चुके हैं। मैं नालन यानरान हूँ। जैसे कि याफेई की उलझन को भांपते हुए नालन यानरान ने अपना परिचय दिया और याफेई की आंखों में एहसास की झलक दिखाई दी। आह, तुम जनरल नालन की पोती हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? नालन यानरान ने याफेई को गौर से देखा और एक पल के बाद उसने गंभीर स्वर में एक वाक्य कहा, जियो यान मेरी मंगेतर है। अध्याय 34, कार्यों पर चर्चा, इरादों को अनदेखा करना। जियाओ यान मेरा मंगेतर है, नालन यानरान ने याफेई से दृढ़ता से कहा। याफेई के दिल में संदेह तुरंत दूर हो गया। आह, तो ऐसा ही है। याफेई ने अपनी खूबसूरत आंखों को थोड़ा सिकोड़ा। वह यहाँ मेरे साथ युद्ध की घोषणा करने आई है ना? तुरंत याफेई ने शांत स्वर में उत्तर दिया। और फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। नालन यानरान ने याफेई से विभिन्न संभावित प्रतिक्रियाओं पर विचार किया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसका मुकाबला करने के लिए इस तरह के जानबूझकर बयानबाजी वाले सवाल का इस्तेमाल करेगी। याफेई की अज्ञानता के बहाने से नालन यानरान की अभिव्यक्ति थोड़ी मुड़ गई। आखिरकार वह अभी भी एक छोटी लड़की थी और उसकी मानसिकता और लोगों से निपटने के तरीके के बीच याफेई की तुलना में एक बड़ा अंतर था, जो एक व्यवसायी के रूप में प्रमुख कुलों के बीच नेविगेट कर रही थी। उनके स्तर में काफी अंतर था। इस परिपक्व महिला का सामना करते हुए नालन यानरान अब और अपना संयम नहीं रख पाए और गुस्से के साथ याफी का इंतजार करने लगी, जिससे उसके इरादे और स्पष्ट हो गए। वह मेरा मंगेतर है, नालन यानरान का मंगेतर, नालन कबीले का भावी दामाद, यूनलैंड धुंधले बादल संप्रदाय के भावी संप्रदाय गुरु का पति। तो मितिर परिवार के भावी उत्तराधिकारी के रूप में मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि आप कुछ संयम दिखाएं। नालन यानरान का सामना करते हुए, जो गुस्से की कगार पर थी, याफी ने अपना शांत व्यवहार बनाए रखा, पतली ज़ैड जैसी उंगलियों से अपने गाल को हल्के से छूते हुए, और बोली, तो आप इस बिंदु पर जोर क्यों दे रहे हैं? याफी एक बार फिर प्रकट हुई, जैसे कि वह समझ नहीं पाई, लेकिन फिर उसे कुछ याद आ गया, जिसके बारे में बात करते हुए यूलान धुंधले बादल संप्रदाय बहुत बड़ी संख्या में बहुत पहले जियाओ कबीले में आया था, और उस समय मैं सोच रहा था कि यह क्या है। याफी ने रुककर नालन यानरान को हल्की मुस्कान के साथ देखा। बाद में मैंने एक परिचित से सुना कि समूह का नेतृत्व यूलान धुंधले बादल संप्रदाय के एल्डर जी ये ने किया था, और संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु भी उनमें से एक थे। मैं शुरू में उत्सुक था कि यूलान धुंधले बादल संप्रदाय ने जियाओ कबीले से संपर्क क्यों किया। जैसे ही उसने बात की, याफी ने हल्के से एक भान उठाई, आप जियाओ यान की मंगेतर हैं, तो मैं कुछ हद तक इसे समझता हूँ। निम्नलिखित केवल मेरी व्यक्तिगत अटकलें हैं, इसलिए कृपया बुरा न माने, मिस नालन। याफी थोड़ा नीचे झुकी, नालन यानरान के कान के करीब झुकी और अपने होठों को थोड़ा हिलाते हुए बोली,
उस समय आप शायद जियाओ कबीले को सगाई तोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए वहां थी, है ना? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। नालन यानरान का दिल कांप उठा और उसकी अभिव्यक्ति अप्रिय हो गई। जैसा कि या फी ने कहा, उसने जियाओ कबीले में आकर इतना बड़ा उपद्रव किया था ताकि जियाओ यान और उसके बीच की सगाई को रद्द करने के लिए उन पर दबाव डाला जा सके। ये तथ्य उन सभी को पता था जो सगाई के बारे में जानते थे। NO12BigJan.com। और याफी का अनुमान निराधार नहीं था। जियाओ यान को उस समय व्यापक रूप से बेकार के रूप में जाना जाता था और वह नालन यानरान से एक दुनिया अलग था जिसका स्वर्ग की गौरवशाली बेटी के रूप में एक अथाह भविष्य था। सामान्य मानसिकता वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जीवन साथी के रूप में बेकार को पाकर असंतुष्ट महसूस करना और सगाई तोड़ने पर विचार करना स्वाभाविक ही था। नालन यानरान ने अचानक अपना बचाव करते हुए एक कदम पीछे लिया। मुझे नहीं पता था कि जियाओ यान वही है। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं सगाई तोड़ने के लिए कभी नहीं आती। मैंने अपने ऊपर क्या लाद लिया टिल्ड। याफी ने हल्के से ठहाका लगाया। अटकलें अभी भी सिर्फ अटकलें ही थीं और जब तक नालन यानरान ने इसका जोरदार खंडन किया तब तक कोई भी सगाई रद्द करने के मामले को गंभीरता से नहीं लेगा। और अब नालन यानरान के शब्दों ने इसकी पूरी तरह पुष्टि कर दी। वह वास्तव में सगाई तोड़ने के इरादे से जियाओ कबीले में आई थी। फिर याफी ने अपनी भौहें हल्के से सिकुड़ी। नालन यानरान के शब्दों के अनुसार वह जियाओ कबीले में आने से पहले ही जियाओ यान को जानती थी। इस संदेह को अभी के लिए एक तरफ रखते हुए याफी ने अपनी जेड जैसी बांह पकड़ी और एक मोहक मुस्कान के साथ नालन यानरान को देखा। मिस नालन, इतने सालों तक पारिवारिक मामलों में उलझे रहने के बाद मैंने सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी है। सभी मामलों में इरादे से ज्यादा काम बोलते हैं। यह मायने नहीं रखता कि कोई अपने दिल में क्या महसूस करता है, मायने ये रखता है कि वह कैसे काम करता है। क्या तुम सहमत नहीं हो मिस नालन टिल्ड? याफेई के शब्द नालन यानरान की छाती पर भारी हथौड़े की तरह लगे। याफेई सही थी, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन सच्चाई यही थी कि वह सगाई तोड़ने के इरादे से जियो कबीले में आई थी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता था। अगर उसने उस दिन जियो यान को नहीं देखा होता तो वह जियो कबीले को सगाई रद्द करने के लिए मजबूर कर देती। उस समय वह अपरिवर्तनीयता से बस एक कदम दूर थी। नालन यानरान का मूड साफ तौर पर खराब हो गया। हालांकि नालन यानरान को उम्मीद नहीं थी कि याफेई अचानक बोल उठेगी। हे टिल्ड टिल्ड टिल्ड, ठीक है, मैं तुम्हें अब और तंग नहीं करूंगी। नालन यानरान ने अपना सिर अचंभित होकर उठाया, याफेई को घूरते हुए जिसका रवैया अचानक बदल गया था। बस इतना है कि तुम पहले थोड़ी ज्यादा घमंडी थी, जिससे मैं थोड़ा परेशान हो गई थी। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक छोटी सी चाल चली। मुझे उम्मीद है कि आप इसे दिल पर नहीं लेंगे टिल्ड। ये कहते हुए याफी ने वयस्कता समारोह के स्थल की ओर देखा और धीरे से बोली, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि जियाओ यान को सिर्फ शादी के अनुबंध से नहीं बांधा जा सकता। शायद आप मानते हैं कि यह आपका तुरुप का पत्ता है, आपका अंतिम हथियार। लेकिन अगर आप वास्तव में उसे पसंद करते हैं तो आपको उसे धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। याफी की बातें सुनकर नालन यानरान ने तुरंत जवाब दिया, मैंने नहीं। लेकिन अपनी बात के बीच में नालन यानरान अचानक ठिठक गई। उसे रिसेप्शन हॉल में किए गए 3 साल के समझौते की याद आ गई जब वह पहली बार जियाओ कबीले में आई थी। क्या उसने वाकई जियाओ यान को धमकाने के लिए शादी के अनुबंध का इस्तेमाल नहीं किया था? नालन, एक बुजुर्ग के रूप में मुझे तुम्हें कुछ सलाह देनी चाहिए। याफी ने नालन यानरान को देखा और धीरे से बोली, अपना अहंकार दूर करो, अपनी आत्म धार्मिकता दूर करो। पारिवारिक पृष्ठभूमि को अलग रखते हुए क्या तुम वास्तव में जियाओ यान के योग्य हो? पृष्ठभूमि का मिलान वास्तव में एक सार्वभौमिक सत्य है और मैं इससे सहमत हूं। लेकिन क्या तुमने वास्तव में पृष्ठभूमि के मिलान के पीछे के कारणों पर विचार किया है? इसके बारे में ध्यान से सोचो। इतना कहने के बाद याफी चली गई, जाने से पहले एक आखिरी वाक्य पीछे छोड़ गई। ओह, और मैंने पहले जो कहा था कि इरादों की तुलना में क्रियाएं जोर से बोलती हैं, उसका मतलब पूरी तरह से तुम्हें प्रभावित करना नहीं था। तुम इसे एक तारीफ के रूप में भी ले सकते हो। याफी के कुछ देर के लिए चले जाने के बाद नालन यानरान वहीं स्तब्ध रह गई। उसके दिमाग में याफी के शब्द गूंज रहे थे। उसकी नजर आने वाले समारोह के स्थल की ओर मुड़ गई और वह वहां हतप्रभ सी चली गई। संयोग से मंच पर खड़ा व्यक्ति जियाओ यान था और उसके सामने परीक्षण स्तंभ चमकदार सुनहरे अक्षरों से चमक रहा था। 1 स्टार डूजे युद्ध अभ्यासी 2 स्तर। नालन यानरान की पुतलियां सिकुड़ गईं। हालांकि कल जब उसने जियाओ यान को देखा तो उसे पहले से ही कुछ महसूस हो गया था, लेकिन इस पल तक उसने इसकी पुष्टि नहीं की थी। सिर्फ 3 महीने से थोड़े ज्यादा समय में जियाओ यान 3 स्तरीय डूजी युद्ध शिष्य, पहला स्तर से 1 स्टार डूजे युद्ध अभ्यासी 2 स्तर बन गया था। यहाँ तक कि स्वर्ग का प्रसिद्ध गौरव नालन यानरान भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। और उसके बाद जो हुआ उसने नालन यानरान को पूरी तरह से चौंका दिया। जियाओ कबीले के सभी युवा सदस्य वास्तव में डूजे युद्ध अभ्यासी 2 स्तर के स्तर पर पहुंच गए थे। यहाँ तक कि जियाओ जुनेर की ताकत भी 3 सितारा डूजे युद्ध अभ्यासी 2 स्तर के स्तर तक पहुंच गई थी। नालन यानरान को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही थी। वह खुद केवल 2 सितारा डूजे युद्ध अभ्यासी 2 स्तर थी। लेकिन नालन यानरान का सदमा अभी खत्म नहीं हुआ था। आयु प्राप्ति समारोह को और अधिक रोचक बनाने के लिए जियाओ जहान ने स्पैरिंग मैचों को निर्धारित करने के लिए एक ड्रॉ भी सेट किया था। दूसरे शब्दों में असली मुकाबला। जियाओ कबीले के युवा सदस्यों द्वारा लॉटरी निकालने के बाद मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियाओ यान था। अध्याय 35। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हम तो सबसे पहले लड़ने वाला जियाओ यान है। जियाओ निंग ने मंच पर पहले से ही खड़े जियाओ यान को देखते हुए धीरे से कहा। हालांकि आज आने वाले समारोह में भाग लेने वाले जियाओ कबीले के सदस्यों में जियाओ जुनर के पास निस्संदेह सबसे अधिक डूक्यू स्तर था। जब वास्तविक लड़ाई की बात आई तो जियाओ यान निश्चित रूप से असली नंबर 1 था। आखिरकार जब जियाओ यान डूक्यूई में आगे नहीं बढ़ पाया तो उसने अपने भौतिक शरीर की खेती पर ध्यान केंद्रित किया। और अब जब उसका डूक्यूई ठीक हो गया था तो जियाओ जुनर भी अब उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। मुझे आश्चर्य है कि वह बदकिस्मत आदमी कौन है जिसने जियाओ यान के समान नंबर निकाला, जियाओ निंग ने कहा जब उसने अपना खुद का नंबर निकाला। हालांकि जब उसने पर्ची खोली तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। नंबर 1, बिल्कुल जियाओ यान की तरह। लानत है, क्या मेरी किस्मत वाकई इतनी खराब है? अपने हाथ में पर्ची पकड़े हुए जियाओ निंग ने मंच पर जियाओ यान को देखा, फिर अपना सिर घुमाकर जियाओ कबीले के अन्य सदस्यों को देखा। क्या कोई मेरे साथ स्विच करना चाहता है? NO12BIN.com। जैसे ही जियाओ निंग ने यह कहा, सभी जियाओ कबीले के सदस्यों ने एक साथ जोरदार तरीके से अपना सिर हिलाया। क्या तुम मजाक कर रहे हो?
पहाड़ों में 3 महीने के प्रशिक्षण ने जियाओ यान के प्रति सभी के डर को कई गुना बढ़ा दिया। आखिरकार उस कठिन परीक्षा से बच निकलने के बाद कौन इसे फिर से अनुभव करना चाहेगा? तुमने जो बनाया वही बनाया, क्या तुम एक आदमी नहीं हो? जियाओ मेई ने गुस्से में डांटा, अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा। जियाओ निंग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अपनी पर्ची उसे सौंप दी। तो फिर तुम ऊपर क्यों नहीं जाते? ओह, जियाओ मेई का अचानक गला भर आया, फिर गुस्से में जियाओ निंग को मंच पर लात मार दी। जल्दी करो, टालमटोल करना बंद करो, अभी भी अन्य प्रतियोगी हैं जो लड़ना चाहते हैं, हर किसी का समय बर्बाद मत करो। जैसे ही जियोनिंग को लड़ाई के मंच पर धकेला गया, उसने सीधे अपने सामने जियोयान को देखा, अपने दिल में विशेष रूप से मृत महसूस कर रहा था। वह वास्तव में जियोयान से लड़ना नहीं चाहता था, या बल्कि जियो कबीले के सदस्यों में से कोई भी उससे लड़ना नहीं चाहता था। ये केवल ताकत में कमतर होने का मामला नहीं था। मुख्य बात यह थी कि जियोयान लंबे समय से जियो कबीले के सदस्यों के लिए मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी था, और डर की वह गहरी भावना ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से खत्म किया जा सके। यह एक मनोवैज्ञानिक छाया बन गई थी। उफ, जियोनिंग ने एक गहरी सांस ली, अपने दौड़ते हुए दिल को शांत करने की कोशिश की। चूंकि वह भाग नहीं सकता था, तो वह लड़ेगा। जियो निंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय नजर आई। बढ़िया, मैं भी देखना चाहता हूं कि पहाड़ों में मेरे 3 महीने के प्रशिक्षण कितने प्रभावी रहे हैं। हालांकि जियाओ निंग अब अपने दिल में भागना नहीं चाहता था, बस सुरक्षित रहने के लिए उसने फिर भी जियाओ यान से एक सवाल पूछा। चचेरे भाई जियाओ यान, हमने पहले से ही ऑक्टेरिक स्मैश का उपयोग नहीं करने पर सहमति व्यक्त की थी, है ना? 3 महीने की प्रशिक्षण अवधि के अंत में जियाओ यान ने जियाओ कबीले के सदस्यों को ये तकनीक सिखाई। इसलिए सभी ने इसे सीखा था और अभ्यास के माध्यम से उन्होंने गहराई से समझा कि यह चाल कितनी भयानक थी। ये चाल बिल्कुल ऐसी नहीं थी जिसका इस्तेमाल किसी प्रतियोगिता में किया जा सके। एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसी स्तर के प्रतिद्वंद्वी या तो मर जाएंगे या गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। इसलिए जियाओ यान ने पहले से ही जियाओ कबीले के सदस्यों के साथ व्यवस्था कर ली थी कि वे प्रतियोगिता के दौरान इस चाल का इस्तेमाल न करें। हाँ, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जियाओ यान ने सिर हिलाकर पुष्टि की। जियाओ निंग का चेहरा गंभीर हो गया और वह अपने सामने जियाओ यान को ध्यान से देखने लगा। जियाओ यान ने भी अपने शरीर को थोड़ा झुकाया, एक युद्ध के लिए तैयार मुद्रा में। बीच में खड़े रेफरी ने देखा कि वे दोनों तैयार थे और उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। पहला मैच, तैयार हो जाओ। दर्शक दीर्घा में जियो झान अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर खड़ा था और लड़ाई के मंच पर शुरू होने वाली पहली लड़ाई को गौर से देख रहा था। 3 महीने पहले उसने जियो कबीले के सदस्यों के साथ जो वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण किया था, वह अभी भी जियो झान के दिमाग में गहराई से समाया हुआ था। तब से जियो झान को धीरे धीरे एहसास हुआ कि जियोयान के प्रशिक्षण के तहत जियो कबीले के सदस्यों की युद्ध क्षमताएं उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। और अब जियोयान जियो कबीले के सदस्यों को पूरे 3 महीने के लिए पहाड़ों में प्रशिक्षण के लिए ले गया था। इसलिए जियो झान को इस बात की उत्सुकता थी कि उनकी युद्ध क्षमताओं में कितनी वृद्धि हुई है। जैसे ही जियो झान इसके बारे में सोच रहा था, रेफरी ने अचानक अपना हाथ नीचे किया और चिल्लाया, शुरू। धमाका। जिस क्षण रेफरी की आवाज गिरी, जियोयान और जियोनिंग की आकृतियां अपनी मूल स्थिति से गायब हो गईं और रेफरी के सामने फिर से प्रकट हुईं। उनकी मुट्ठियां हवा के तेज झोंके और बहरा कर देने वाली गर्जना के साथ टकराईं। ओह, रेफरी इस बात से चौंक गया और जमीन पर बैठ गया। जियाओ यान और जियाओनिंग को देखता रहा जो एक दूसरे से भिड़ रहे थे, फिर जल्दी से लड़ाई के मंच से नीचे उतर गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उनके पैरों के नीचे की ईंटें बिखर गई थीं। इन दोनों के साथ क्या हो रहा है? क्या ये वह आवाज और हरकत है जो डूजे बैटल प्रैक्टिशनर सेकंड लेवल अपनी मुट्ठियों से पैदा कर सकता है? न केवल रेफरी अचंभित था, बल्कि इस मैच को देख रहे दर्शक भी दंग रह गए। हालांकि इनमें से ज्यादातर दर्शक प्रैक्टिशनर नहीं थे, इसलिए वे अपने सामने के दृश्य को देखकर बस चकित थे और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे थे। यही बात याफेई के लिए भी लागू हुई। लेकिन जियाओ झान और जियाओ कबीले के 3 बुजुर्ग अलग थे। उन चारों के मुंह खुले हुए थे, उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। तीनों बुजुर्ग अविश्वास से देखते रहे क्योंकि जियाओ यान और जियाओ निंग मंच पर एक दूसरे के खिलाफ बिजली की गति से हमले जारी रखते थे। उनकी शारीरिक टक्करों से विस्फोटक ध्वनियों की एक सतत श्रृंखला बन रही थी। क्या ये वास्तव में हमारे जियाओ कबीले की युवा पीढ़ी है? तीनों बुजुर्गों ने अपने मुंह खोले, उनके चेहरे अकल्पनीय सदमे से भरे हुए थे। जियाओ झान की तरह जब से जियाओ यान ने जियाओ कबीले के सदस्यों के प्रशिक्षण का जिम्मा संभाला है, वे शायद ही कभी इसमें शामिल हुए हों क्योंकि उन्हें जियाओ यान पर बहुत भरोसा था। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह भरोसा उन्हें एक आश्चर्यजनक झटका देगा। चचेरे भाई जियाओ यान, इसके लिए जाओ, उसे मारो, उसके चेहरे को सुअर के सिर में कुचल दो। जियाओ मेई ने दर्शकों से जोर से चिल्लाया। जियाओ यान का उत्साहवर्धन किया। दूसरी ओर जियाओ यू ने आश्चर्य के साथ मंच पर लड़ाई को देखा और एक विचार तुरंत उसके दिमाग में आया। मुझे भविष्य में अपने प्रशिक्षण की तीव्रता बढ़ाने की आवश्यकता है। कैनान अकादमी में जाने से पहले जियाओ यू ने जियाओ कबीले के अन्य सदस्यों की तरह ही जियाओ यान के साथ स्वाभाविक रूप से प्रशिक्षण लिया। कैनान अकादमी में प्रवेश करने के बाद भी उसने गहन और लगभग जीवन धमकाने वाले प्रशिक्षण को बंद नहीं किया। इससे जियाओ यू, जो सिर्फ 3 सितारा डूशिप बैटल मास्टर तीसरा लेवल था, को उच्च स्तर के डूशिप बैटल मास्टर तीसरा लेवल के खिलाफ लड़ने की ताकत मिली। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि पिछले प्रशिक्षण की तीव्रता पर्याप्त नहीं थी। ऐसा लगता है कि पिछले पहाड़ पर बिताए 3 महीने मेरी कल्पना से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण थे। जियाओ यू ने भावना से जियाओ जुनर को देखा और जियाओ जुनर का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। उसने अपना पूरा चेहरा ढकने के लिए अपना ज़ैद हाथ उठाया। इसका जिक्र मत करो, मुझे ये भी नहीं पता कि हम कैसे बच गए। पिछले पहाड़ पर जियाओ यान के साथ 3 महीने का प्रशिक्षण बस अविस्मरणीय था। सीधे शब्दों में कहें तो जियाओ यान ने उस दौरान उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार भी नहीं किया। लेकिन सौभाग्य से पुरस्कार प्रयासों के अनुपात में थे। जियो जुनेर दूसरे प्राचीन कबीले के उच्च स्तरीय डूशी के खिलाफ जीतने के लिए बहुत आश्वस्त थी, जो बिना किसी स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग किए भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने वंश पर निर्भर थे। इस बारे में बात करते हुए जियो जुनेर जियो कबीले के अपने साथियों की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। अपनी नसों में डूडी युद्ध देवता 12 स्तर की शक्ति के बिना भी वे जियो यान के प्रशिक्षण का सामना कर सकते थे। दर्शकों की भीड़ में एक और व्यक्ति था जो मंच पर लड़ाई से हैरान था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियो यान की मंगेतर नालन यानरान थी। नहीं, ये सही नहीं है। नालन यानरान की आंखों में अब आश्चर्य की झलक नहीं थी, बल्कि डरावनी थी। इस समय नालन यानरान के दिमाग में सवालिया निशान थे। आप इसे डूजेस युद्ध अभ्यासी दूसरा स्तर के बीच द्वंद्व कहते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो?
अध्याय 36 आपको मौज मस्ती के लिए ले जाना। नालन यानरान ने मार्शल आर्ट के मैदान में दो टिमटिमाती हुई आकृतियों को आश्चर्य से देखा। एक जूझ एक युद्ध अभ्यासी, दूसरा स्तर के रूप में उसकी गतिशील दृष्टि उनकी हरकतों को पकड़ने में पूरी तरह से असमर्थ थी। इसके अलावा उनके शरीर की टक्कर से उत्पन्न ध्वनि बूम ने दोनों व्यक्तियों की अपार शक्ति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। नालन यानरान अपने दिल में आश्वस्त थी कि अगर वह उनमें से किसी से भी लड़ेगी तो परिणाम केवल तत्काल हार होगा। क्या ये वास्तव में केवल जूझ एक युद्ध अभ्यासी, दूसरा स्तर की ताकत है? नालन यानरान का दिल गहराई से डूब गया। यहाँ तक कि नालन परिवार में जूझ एक युद्ध अभ्यासी, दूसरा स्तर साधना स्तर वाला गार्ड भी कभी ऐसा बल प्रदर्शन नहीं कर सकता। 3 साल की शर्त, इसमें 3 साल भी नहीं लगेंगे। जियाओ यान उसे अभी आसानी से गिरा सकता है। इस समय नलन यानरान को अचानक याद आया कि याफी ने अभी अभी उससे क्या कहा था। अपना अहंकार दूर करो, अपनी आत्म धार्मिकता दूर करो, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को एक तरफ रखते हुए क्या तुम वाकई जियाओ यान की पत्नी बनने के लायक हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। नलन यानरान के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी क्योंकि वह शक्तिहीन होकर घुटनों के बल बैठी थी। मुझे इतने समय तक किस बात पर इतना गर्व था? अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण उसे उसके आसपास के लोगों द्वारा एक सदी में एक बार स्वर्ग का गौरव माना जाता था और नलन यानरान को दूसरों से मिली प्रशंसा पर बहुत गर्व था। ये ठीक इसी वजह से था कि उसने अपने अदृश्य मंगेतर, गिरे हुए प्रतिभाशाली व्यक्ति को नीचा देखा और विवाह विच्छेद के लिए गेये को भूटान शहर लाने का इतना दिखावा किया। हालांकि नलन यानरान जानती थी कि भले ही उसे पता न हो कि जियाओ यान वही है, लेकिन उसका अदृश्य मंगेतर अभी भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा जिसे कई लोग पसंद करेंगे और वह सगाई को रद्द करने के लिए वापस आएगी क्योंकि वह उसका नाम जानने से पहले ही जियाओ यान से प्यार करने लगी थी। वह अपने जीवन में किसी और के साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन उस स्थिति में वह कभी भी इस तरह की मनमानी नहीं करती, यहाँ तक कि जबरदस्ती भी नहीं करती ताकि दूसरे पक्ष को सगाई रद्द करने के लिए मजबूर किया जा सके। यह मानसिकता का मामला था, एक बुनियादी गलती थी और नालन यानरान इसके लिए कोई बहाना नहीं बनाती। अपने दिल में नालन यानरान ने खुद से एक आत्मखोज प्रश्न पूछा, क्या मैं वास्तव में जियाओ यान के लायक हूँ? इस बीच जब नालन यानरान अपने उदास मूड में थी, मार्शल आर्ट के मैदान पर विजेता का फैसला किया गया। अपनी क्षणिक प्रतिक्रिया की कमी के कारण जियाओ निंग को जियाओ यान के मुंह से कंधे पर जोरदार चोट लगी और वह सीधे मार्शल आर्ट के मंच से गिर गया, जो उसकी हार का संकेत था। आउच माय बट! जियाओ निंग ने भौहें से कुढ़ी। अपने नितंबों को मालिश करते हुए वह खड़ा हुआ और मार्शल आर्ट के मंच पर जियाओ यान को देखा। जैसा कि अपेक्षित था, मैं अभी भी तुम्हें नहीं हरा सकता। हालांकि जियो निंग ने इस परिणाम की आशा की थी, फिर भी उसके दिल में कुछ अनिच्छा थी। और मंच पर खड़े होकर जियो यान ने भी अपनी मुट्ठियां बांध लीं और मुस्कुराते हुए जियो निंग को प्रणाम किया। चचेरे भाई जियो निंग, कृपया हार मान लें। हार मानने के लिए क्या नहीं है? अगर मैं नहीं जीत सकता तो मैं नहीं जीत सकता। जियो निंग ने असहाय होकर अपने बालों में हाथ फेरा। हारना हारना था और इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता था। जियो निंग हार को स्वीकार करने में असमर्थ होने वाला व्यक्ति नहीं था। तुरंत जियो यान मार्शल आर्ट मंच से नीचे कूद गया और परीक्षक आखिरकार अपने होश में आया, जल्दी से प्रतियोगियों के अगले सेट की घोषणा की। अरे चचेरे भाई जियो यान टिल्ड! जियो निंग ने जियो यान के कंधे पर अपना हाथ रखा और जियो मेई और जियो जुनर की ओर सावधानी से देखा, जो मंच पर ध्यान से मैच देख रहे थे। उसने जानबूझकर अपनी आवाज कम की और मुस्कुराया। आज हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, चलो चलें। चचेरा भाई तुम्हें निंगचुन बिल्डिंग ले जाएगा। जियाओ निंग एक ऐसा व्यक्ति था जिसे मौज मस्ती करना बहुत पसंद था। वह 3 महीने से पहाड़ों में बंद था और नीचे आने के बाद जियाओ कबीले को चंद्र नववर्ष की तैयारी में मदद करने में व्यस्त था। उसके पास बाहर जाकर मौज मस्ती करने का भी समय नहीं था और अब अवसर आ गया था। हालांकि इससे पहले कि जियाओ यान जवाब दे पाता, रिंग के अंदर याओ चेन की आवाज ने चिल्लाना शुरू कर दिया। चलो चलो निंगचुन बिल्डिंग चलते हैं। हम पहले भी कई हाईएंड जगहों पर गए हैं और मैं देखना चाहता हूं कि वुटन सिटी आप लोगों को किस तरह की सेवा प्रदान करती है। टिल्ड! याओ चेन की बातें सुनकर जियाओ यान बहुत देर तक स्तब्ध रहा और अपने दिल में कमजोरी से पूछा, वरिष्ठ याओ, क्या आप एक महिला नहीं हैं? तो क्या एक महिला मौज मस्ती करने के लिए उस तरह की जगह पर नहीं जा सकती? याओ चेन ने असंतुष्ट होकर मुंह बनाया और फिर उत्साह के साथ बोला, जब बात आती है तो एक आदमी के शरीर को छूने के लिए क्या अच्छा है? एक पुरुष साधक के शरीर की त्वचा खुरदरी और भयानक बनावट वाली होती है, उनके हाथ छूने में भयानक होते हैं। उनके कुछ चेहरे तो बस उन्हें देखकर ही बीमार कर देते हैं। जब मैं इसे युवा लड़कियों के साथ करता हूं तो ये बेहतर होता है। बस उस समय को याद करो जब मेरे पास पूरे लोफेंग मंडप में एक पूरा महीना था। वह समय वाकई बहुत मजेदार था। यह मुझे अभी भी याद दिलाता है। टिल्ड! याओ चेन के शब्दों को सुनकर जियाओ यान लगभग याओ चेन के मुंह से टपकती लार को देख सकता था। हालांकि उसे नहीं पता था कि लोफेंग मंडप कहाँ है, लेकिन नाम से ही वह अनुमान लगा सकता था कि यह निंगचुन बिल्डिंग के समान ही है। जियाओ यान के दिल में याओ चेन की पहले की रहस्यमयी और प्रभावशाली छवि तुरंत कई स्तरों पर गिर गई। जियाओ यान ने हल्के सिरदर्द के साथ अपनी नाक के पुल को चुटकी में दबाया। ऐसा लग रहा था कि उसके सुंदर और दिव्य जैसे शिक्षक का स्वभाव उससे कहीं ज्यादा असहनीय था जितना उसने सोचा था। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जियाओ यान ने हल्के से हाथ हिलाया और जियाओ निंग से कहा, आखिरकार मैं कबीले के मुखिया का बेटा हूँ। मेरे पिता के पास बाद में मुझसे चर्चा करने के लिए अन्य मामले हो सकते हैं, इसलिए बिना अनुमति के जाने से बचना सबसे अच्छा है। जियाओ यान की बातें सुनकर जियाओ निंग के चेहरे पर थोड़ी निराशा दिखाई दी और रिंग में याओ चेन ने अफसोस भरी आह भरी। ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं तब खुद ही चला जाऊंगा। बाद में मिलते हैं। ये कहने के बाद जियाओ निंग ने अपना हाथ हिलाया और तेजी से भीड़ में से निकल गया, एक पल में गायब हो गया। जियो निंग को उस दिशा में गायब होते देख जियो यान ने असहाय होकर अपने कंधे उचका दिए और अपनी नजर जियो कबीले के जूनियर्स पर घुमाई जो अभी भी मार्शल आर्ट के मंच पर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। लेकिन वास्तव में अब कुछ भी करने को नहीं है, जियो यान ने खुद से कहा और इत्मीनान से भीड़ के बीच से चला गया। चलो बस इधर उधर घूमते हैं। जैसे ही जियो यान घनी भीड़ से गुजर रहा था और जाने वाला था, उसने अचानक अपनी आंख के कोने से कुछ देखा। उसने कुछ कदम पीछे हटकर देखा और तुरंत नालन यानरान को भीड़ में घुटने टेकते हुए देखा। ये लड़की जमीन पर घुटने क्यों टेक रही थी? NO12BIN.com। जियो यान ने एक भान उठाए और नालन यानरान के पास गया। उसने नीचे बैठकर धीरे से पूछा, लिटिल ग्लूटन, तुम घुटने क्यों टेक रही हो?
इस परिचित उपनाम को सुनकर नालन यानारान ने सहज रूप से अपना शरीर सिकोड़ लिया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और हैरान भाव से जियो यान को देखा। जियाओ यान। नालन यानारान कुछ सेकंड के लिए जियाओ यान को घूरती रही, फिर होश में आई। जल्द ही उसके चेहरे पर एक बेहद जटिल भाव दिखाई दिया। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और जियाओ यान की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं ठीक हूँ। नालन यानारान धीरे से खड़ी हुई, अपना सिर नीचे किया और अपने बालों से अपनी आंखों को ढक लिया। उसने जियाओ यान से फुसफुसाते हुए कहा, मैं पहले यूलैंड धुंधले बादल संप्रदाय में वापस जाऊंगी। कृपया मेरी ओर से अंकल जियाओ को अलविदा कहो। बोलने के बाद नालन यानारान जाने के लिए मुड़ी, लेकिन अचानक जियाओ यान ने उसे रोक दिया, जिसने उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। क्या हुआ? जियाओ यान ने अपनी भौहों को कसकर सिकोड़ा और गंभीर स्वर में पूछा। नालन यानारान को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उसने उसे थोड़ा पेटू कहा। यह एक बड़ा मुद्दा था। नालन यानारान एक पल के लिए झिझकी और फिर धीरे से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश की, जियाओ यान ने उसे कसकर पकड़ लिया, अपनी इच्छा के अनुसार जाने नहीं दिया। मुझे जाने दो। यदि तुम सामान्य रूप से चले जाते हो तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें नहीं रोकूंगा। जियाओ यान ने नालन यानारान की प्रोफाइल को देखा और शांत स्वर में कहा, लेकिन तुम्हारी वर्तमान स्थिति में मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दे सकता। पहला कारण यह था कि नालन यानारान नालन परिवार की अनमोल बेटी थी और यूनलैंड धुंधले बादल संप्रदाय की भावी संप्रदाय गुरु भी थी। यदि वह इस स्थिति में लौटती तो संभावना थी कि जियाओ कबीले द्वारा नालन यानारान के साथ दुर्व्यवहार करने की अफवाहें फैल जाती। बुरी खबरें तेजी से फैलती हैं और जियाओ यान ने इसे सीधे अनुभव किया है। दूसरा कारण यह था कि हालांकि वह नहीं जानता था कि नालन यानारान ऐसी क्यों हो गई थी, जियाओ यान को स्पष्ट रूप से लगा कि यह उससे संबंधित है। इस वजह से वह स्थिति को अनदेखा नहीं कर सकता था। लेकिन उसकी वर्तमान उपस्थिति के साथ केवल शब्दों पर भरोसा करना मुश्किल होगा। अपने दिल में दृढ़ निश्चय के साथ जियाओ यान ने नालन यानारान की जेड जैसी बांह पकड़ी और जियाओ कबीले के आंगन से बाहर की ओर चल पड़ा। उसने अपना सिर घुमाया, उसके कोई सवाल पूछने से पहले ही उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक मजेदार जगह पर ले जाऊंगा। अध्याय 37। भाग लेने के लिए धन्यवाद। जियाओ यान ने नालन यानारान को जियाओ कबीले के आंगन से बाहर निकाला और चहल पहल वाली सड़क पर ले गया। हालांकि नए साल के दौरान जियाओ कबीले के व्यवसाय धीरे धीरे बंद हो जाते थे, लेकिन खाली दुकानें खाली नहीं रहती थीं। नए साल की अवधि के दौरान उन्हें एक छोटे से शुल्क पर किराए पर लिया जा सकता था और इच्छानुसार इस्तेमाल किया जा सकता था। इसलिए जियाओ कबीले के नए साल के जश्न के कारण सड़कें सुनसान नहीं थीं। इसके विपरीत वे हमेशा की तुलना में अधिक जीवंत थीं। यहाँ आओ, इसे खेलते हैं, जियाओ यान ने कहा और नालन यानारान का हाथ पकड़ लिया और एक स्टॉल के पास पहुंच गया। नालन यानारान की आंखें अभी भी उदासी से भरी हुई थीं, उसके सामने स्टॉल को स्कैन कर रही थीं। स्टॉल के अंत में एक बड़ा घूमता हुआ पहिया था जो दर्जनों असमान रंग के डिब्बों में विभाजित था। प्रत्येक डिब्बे पर स्टफ बियर या वॉशबोन फ्लावर जैसे शब्द लिखे थे। उसके सामने टेबल पर कुछ लंबे धनुष थे और कुछ नहीं। NO12BIN.com। यह क्या है? नालन यानारान ने अपने माथे को थोड़ा सिकोड़ा, उसके सामने मौजूद नवीनता के बारे में जिज्ञासा का एक संकेत महसूस किया। बॉस, हमें 5 तीर दीजिए, जियाओ यान ने कहा। हर साल सड़क पर परिवार के जूनियर के साथ खेलने से स्टॉल की कीमतों के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ था। उसने अपनी जेब से 10 सोने के सिक्के निकाले और उन्हें स्टॉल के मालिक को फेंक दिया। जरूर, स्टॉल के मालिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि उसने सिक्के प्राप्त किए और जियाओ यान को 5 लकड़ी के तीर दिए। जियाओ यान ने एक लिया और उसे नालन यानारान को सौंप दिया। इसे आजमाओ, जियाओ यान ने संक्षेप में कहा, इससे पहले कि नालन यानारान को बोलने का मौका मिले। नालन यानारान ने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर हिलाया और तीर ले लिया। उसका दिमाग सवालों के निशानों से भरा हुआ था। ये किस लिए है? ठीक है, चलो शुरू करते हैं, स्टॉल मालिक ने कहा और उसने हाथ बढ़ाकर पहिया घुमाया। नालन यानारान के बगल में खड़ी जियाओ यान ने उससे सीधे तरीके से बात की। पहिया चलाने के लिए धनुष का उपयोग करें। नालन यानारान ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस सिर हिलाया और मेज से धनुष उठाया और उसमें तीर लगा दिया। हालांकि उसका मुख्य ध्यान तलवारबाजी पर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह धनुष का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकती थी। स्वूश! जैसे ही नालन यानारान ने धनुष की डोरी छोड़ी, तीर उड़ गया और घूमते हुए पहिए में गहराई से धंस गया। फिर स्टॉल मालिक ने हाथ बढ़ाकर पहिया रोक दिया, जिससे नालन यानारान को तीर के निशान साफ दिखाई देने लगे। तीर से सबसे ज्यादा डिब्बों वाले सबसे बड़े क्षेत्र में सबसे ज्यादा निशान बने हुए थे, जिस पर लिखा था, भाग लेने के लिए धन्यवाद। नालन यानारान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, जियाओ यान की ओर देखते हुए, इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती। उसने उसे दूसरा तीर थमा दिया। आगे बढ़ते रहो, जियाओ यान ने उसे मुस्कुराते हुए प्रोत्साहित किया। नालन यानारान ने आश्चर्य से जियाओ यान को देखा, फिर चुपचाप तीर लिया और उसे फिर से धनुष पर चढ़ाया और फिर से घूम रहे पहिए पर निशाना लगाया। फुसफुसाहट! जैसे ही दूसरा तीर पहिए पर लगा, स्टॉल मालिक ने उसे फिर से रोक दिया। भाग लेने के लिए धन्यवाद। नालन यानारान ने अपनी भौहें और भी कस लीं। इससे पहले कि वह जियाओ यान की ओर देख पाती, उसने उसे तीसरा तीर थमा दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे लिया और एक बार फिर से धनुष पर चढ़ाया। फुसफुसाहट! नालन यानारान की खूबसूरत आंखें बिना पलक झपकाए पहिए को ध्यान से देख रही थीं। जैसे ही पहिया धीरे धीरे रुका, नालन यानारान ने उसे स्पष्ट रूप से देखा। पहिए पर लगे 3 तीर 3 अलग अलग थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग डिब्बों से टकराए थे। अरे, क्या तुम धोखा दे रहे हो? नालन यानारान की पिछली निराशा तुरंत गायब हो गई। उसने धनुष को मेज पर पटक दिया और स्टॉल मालिक को घूरते हुए उसे सख्त आवाज में डांटा। स्टॉल मालिक को गुस्सा नहीं आया और उसने बस कंधे उचका दिए, असहाय होकर अपने हाथ फैलाए। छोटी लड़की, ये खेल किस्मत पर आधारित है। जब धनुष और तीर तुम्हारे हाथ में है तो मैं कैसे धोखा दे सकता हूँ? टीएस्क! नालन यानारान समझ गई कि उसका पिछला आरोप सिर्फ सहज था। फिर उसने अपना सिर तेजी से जियाओ यान की ओर घुमाया। मुझे बचे हुए 2 तीर दे दो। कोई बात नहीं, जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने बचे हुए 2 तीर नालन यानारान को सौंप दिए। उसने उन्हें लिया और स्टॉल मालिक को घूरते हुए एक साथ धनुष पर रख दिया। चलो फिर से शुरू करते हैं। स्टॉल मालिक ने हल्के से कंधे उचकाए और एक बार फिर पहिया घुमाया। नालन यानारान की निगाहें गहरी थीं क्योंकि वह ध्यान केंद्रित कर रही थी और अपनी सांस रोक रही थी। फिर अचानक मुक्त होकर उसने धनुष की डोरी छोड़ दी। स्वूश! जैसे ही स्टॉल मालिक ने चरखा रोका और उसमें लगे तीरों को देखा, न केवल नालन यानारान बल्कि जियाओ यान और स्टॉल मालिक भी दंग रह गए।
इसे मैं कैसे कहूँ? स्टॉल मालिक ने अपना सिर खुजलाया और स्तब्ध नालन यानारान की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा। युवती, तुम्हारी किस्मत थोड़ी खराब लग रही है। चरखे में कुल 5 थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग डिब्बे थे और नालन यानारान के 5 तीर एक एक डिब्बे में जा लगे। ये स्पष्ट नहीं था कि उसकी किस्मत अच्छी थी या बुरी। हा। जियाओ यान अपने मुंह को ढंकने और हंसने से खुद को नहीं रोक सका, जिससे नालन यानारान तुरंत क्रोधित हो गया। उसने उसे गुस्से से देखा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? कुछ नहीं, मेरी बात पर ध्यान मत दो। जियाओ यान ने हाथ हिलाकर उसे खारिज किया और फिर स्टॉल मालिक को इशारा किया। बॉस, धन्यवाद। ये कहने के बाद जियाओ यान ने नालन यानारान का हाथ पकड़ा और दूसरे स्टॉल देखने के लिए चला गया, लेकिन नालन यानारान ने विरोध किया। रुको, कम से कम मुझे एक को मारने दो। यहाँ बहुत सारी मजेदार चीजें हैं, केवल एक पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हम अगले कुछ समय तक जियाओ यान नालन यानारान के साथ बाजार में घूमती रही और कई तरह के खेल और गतिविधियां खेली जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने रिंग टॉस, फ्रिस्बी फेंकना, पहेलियां, अनुमान लगाना और बहुत कुछ खेला। नालन यानारान धीरे धीरे अपनी पिछली उदासी को भूल गई और खेलने के आनंद में डूब गई। हालांकि वह कभी कभी निराश हो जाती थी, लेकिन उसका मूड स्पष्ट रूप से बेहतर हो गया था। आहा, स्विश! जैसे ही तीर बाहर निकला, स्टॉल मालिक ने पहिया रोक दिया क्योंकि यह धीरे धीरे रुक गया। जियाओ यान ने जो शिलालेख मारा था वह दिखाई देने लगा। पूरे पहिए पर केवल एक ही कंपार्टमेंट था और यह सबसे छोटा था, जिस पर उत्तम कंगन लिखा था। यह नालन यानारान ने जब ये देखा तो वह दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने 18 बार गोली चलाई थी, जबकि उसने पहली बार में ही गोली मार दी थी। ओह, इस युवक की किस्मत अच्छी है। स्टॉल मालिक ने हंसते हुए काउंटर के नीचे से एक बॉक्स निकाला और उसे जियाओ यान को थमा दिया। युवक, इसे ले लो। ये ब्रेसलेट दूसरे दर्जे के लकड़ी के तत्व राक्षस कोर से बना है। ये काफी कीमती है। मैंने इनमें से केवल 2 को पुरस्कार के रूप में तैयार किया था। धन्यवाद, जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा और बॉक्स लिया और उसे खोला। अंदर पन्ना हरे रंग के ब्रेसलेट को देखा। ब्रेसलेट दूसरे दर्जे के राक्षस कोर से सजी थी। ये सिर्फ एक बेहतरीन ब्रेसलेट से कहीं बढ़कर था। इस छोटे से बुतान शहर में इसे पहले से ही एक शीर्ष स्तरीय आइटम माना जा सकता है। अगर मैं इसे बेचूं तो मुझे शायद लगभग 2000 सोने के सिक्के मिल सकते हैं। जियाओ यान ने अपनी भौहें सिकुड़ी और स्टॉल मालिक की ओर देखा। बॉस, ये ब्रेसलेट बहुत कीमती है। मैं जियाओ यान को आसानी से मात नहीं खानी थी। अगर वह कोई बड़ा व्यापारी होता तो ठीक रहता, लेकिन इस तरह के छोटे से स्टॉल के लिए 2000 सोने के सिक्के कमाने में कितना समय लगेगा? ठीक है, ले लो। मैंने ये स्टॉल इसलिए लगाया क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं था। अगर पैसे कमाने की बात होती तो मैं कुछ और बेच सकता था, स्टॉल मालिक ने उदारता से कहा। चकित नालन यानारान की ओर देखने से पहले अपना हाथ हिलाया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने आज मेरे स्टॉल पर बहुत सारे तीर छोड़े और उसे केवल भाग लेने के लिए धन्यवाद मिला। मुझे सच में खेद है। गर्लफ्रेंड? स्टॉल मालिक की बातें सुनकर नालन यानारान अचानक दंग रह गई और उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। साथ ही इस शॉपिंग ट्रिप के बाद नालन यानारान के दिल में कुछ साफ हो गया। ये पैसे कमाने के बारे में नहीं है। हो, स्टॉल मालिक ने खुद ही यह कहा। जियाओ यान ने कंगन वापस करने पर भी जोर नहीं दिया। वह नालन यानारान की ओर देखने के लिए मुड़ा और उसे कंगन थमा दिया। लिटिल ग्लूटन, यहाँ इसे सांत्वना पुरस्कार समझो। मुझे ऐसा मत कहो। नालन यानारान, जो पूरी तरह से अपने मूड में आ चुकी थी, तुरंत भड़क उठी और जियाओ यान को बुरी तरह घूरने लगी। मैंने 18 बार शॉट लगाए और केवल थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग के अलावा कुछ नहीं मिला। आप सिर्फ एक शॉट से जैकपॉट कैसे जीत सकते हैं? तो आपको यह नहीं चाहिए। जियाओ यान ने कंगन वापस लेने का नाटक करते हुए कहा, लेकिन नालन यानारान ने इसे छीन लिया। मुझे ये चाहिए। किसने कहा कि मुझे यह नहीं चाहिए? नालन यानारान ने कंगन को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान खेल रही थी। फिर उसने सोने के सिक्कों का एक बैग काउंटर पर पटक दिया और स्टॉल मालिक से कहा, यहाँ 1000 सोने के सिक्के हैं। इसे अपने लिए एक उपहार समझो। हो, लेकिन ये कंगन, इसका कंगन से कोई लेना देना नहीं है। नालन यानारान ने जोर देकर बीच में टोका, फिर मुड़कर जियाओ यान के साथ चली गई और हैरान स्टॉल मालिक को पीछे छोड़ दिया। अध्याय 38, अधिक परेशानी। जियाओ कबीले के अंदर वयस्कता का समारोह पहले ही समाप्त हो चुका था और दर्शक वैसे ही तितर बितर हो गए थे जैसे उन्हें होना चाहिए था। जियाओ कबीले के सदस्यों ने अगले दिन चंद्र नव वर्ष की तैयारी और सामान पैक करना शुरू कर दिया। अजीब बात है, चचेरी बहन जियाओ यान कहाँ चली गई? जियाओ मई वयस्कता के समारोह स्थल के आसपास भटकती रही, लेकिन जियाओ यान को नहीं पा सकी। उसने भ्रम में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। फिर उसने देखा कि जियाओ निंग भी गायब थी और उसकी आंखों में नाराजगी का एक संकेत दिखाई दिया। वह चचेरी बहन जियाओ यान को फिर से स्प्रिंग पवेलियन टियन निंगचुन बिल्डिंग का दूसरा नाम में नहीं ले जा सकता था, है न? नहीं, पिछली बार इस तरह से पीटे जाने के बाद उसकी हिम्मत नहीं होगी। जियाओ जुनर ने नर्म आवाज में इनकार किया, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें बेचैनी से भरी हुई थीं। न केवल जियाओ निंग गायब थी, बल्कि नालन यानारान भी गायब हो गई थी। क्या ये वह महिला हो सकती है? जियाओ जुनर का दिल बेचैन होने से नहीं बच सका। जियाओ यान के प्रति नालन यानारान का रवैया स्पष्ट था, यहाँ तक कि एक अंधा व्यक्ति भी इसे देख सकता था। वह शुरू में सगाई तोड़ने के लिए यूनलैंड धुंधले बादल संप्रदाय के साथ आई थी, लेकिन जियाओ यान से मिलने के बाद उसने सगाई तोड़ने की बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। इसके बजाय वह जियाओ यान से शादी करने के लिए उत्सुक थी। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस समय जियाओ यान अभी भी एक प्रसिद्ध बर्बादी थी। चाहे वह पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, ताकत हो या भविष्य की संभावनाएं हो, नालन यानारान जियाओ यान से कहीं बेहतर थी। हालांकि फिर भी नालन यानारान ने जिद करके जियाओ यान को पकड़ रखा था, इस रवैये के साथ कि वह उससे इस जीवन काल में ही शादी करेगी। जियाओ जुनर को गहराई से पता था कि जियाओ यान का इतनी दृढ़ता से पीछा करने के लिए उसके साथ काफी समय बिताना होगा, क्योंकि जियाओ यान की उत्कृष्टता को सिर्फ 1 या 2 बार मिलने से नहीं समझा जा सकता था। लानत है, जियाओ जुनर ने अपने जैद जैसे हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसने अभी तक कबीले के लोगों से निपटने का कोई तरीका नहीं सोचा है और अब उसके प्रतिद्वंद्वी के रूप में मंगेतर के अधिकार वाली एक और लड़की थी। इसके अलावा जियाओ जुनर को यकीन था कि भविष्य में जियाओ यान के इर्द गिर्द सिर्फ इन चंद लोगों से ज्यादा लोग होंगे। मुझे क्या करना चाहिए? चचेरी बहन जियाओ यान। जैसे ही जियाओ जुनर बेचैनी से अपनी उंगली काट रही थी, जियाओ में अचानक चिल्लाई। जियाओ जुनर ने ऊपर देखा और देखा कि जियाओ यान धीरे धीरे नालन यानारान के साथ उनकी ओर आ रहा है। सूरज की रोशनी नालन यानारान की कलाई पर कंगन पर चमक रही थी, जिससे वह चमक रहा था। उसी पल जियाओ जुनर का चेहरा काला पड़ गया।
अगर उसकी याददाश्त सही थी तो नालन यानरान ने कल वह कंगन नहीं पहना था। लेकिन जियाओ मेई जियाओ जुनर जितनी चौकस नहीं थी। जियाओ यान के बगल में नालन यानरान को देखकर उसका चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया और वह जियाओ यान और नालन यानरान के बीच खड़ी हो गई, नालन यानरान को घूरते हुए। तुमने चचेरे भाई जियाओ यान के साथ क्या किया? क्या मैंने अभी उसका अपहरण किया है? नालन यानरान मन ही मन मजाक करने से खुद को रोक नहीं पाई। इस समय जियाओ यू चली गई, जियाओ यान को देखा और कहा, जियाओ यान, कबीले के कुलपति तुम्हें देखना चाहते हैं। ओह, मैं समझ गया। जियाओ यान ने सिर हिलाया और नालन यानरान की तरफ हल्के से हाथ हिलाया और फिर जियाओ झान के ऊंचे मंच की ओर बढ़ गया। जियाओ यू उसके पीछे पीछे चला। जियाओ यान के चले जाने के बाद नालन यानरान ने अपने सामने जियाओ मेई को देखा और मुस्कुराई, हाथ उठाकर ब्रेसलेट दिखाया। मैं अभी जियाओ यान के साथ बाजार गई थी। क्या कोई समस्या है? तुम? जियाओ मेई कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसने नालन यानरान की बांह पर ब्रेसलेट देखा। उसका छोटा सा सिर एक पल के लिए खाली हो गया। क्या उसने कल इसे नहीं पहना था? अरे! जियाओ मेई को अपने अंदर बेचैनी का एहसास हुआ और उसने नालन यानरान की बांह पर ब्रेसलेट की ओर इशारा किया। तुम्हें ये कहां से मिला? ओह, ये। नालन यानरान ने अपना हाथ उठाया, जियाओ मेई के सामने ब्रेसलेट को थोड़ा हिलाया और मुस्कुराए। यह मुझे मेरे मंगेतर ने दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि यह अच्छा लग रहा है? दिखावा। ये लड़की खुलेआम दिखावा कर रही है। वह इसे छिपाने की बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाती। जियाओ मी की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि उसे जियाओ यान से भी एक मांगना चाहिए। हालांकि नालन यानरान ने जो कहा उसने तुरंत ही जियाओ मेई के दिमाग से उस विचार को दूर कर दिया। छोटी बहन मेई, तुम भी जियाओ यान से एक मांग सकती हो। तुम्हारा चचेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, वह तुम्हारे लिए एक जरूर खरीदेगा। टिल्ड तुम? जियाओ मेई गुस्से से भड़क उठी। जियाओ यान ने उसे स्वेच्छा से दिया, जबकि खुद से मांगना पूरी तरह से अलग बात होगी। इसके अलावा नालन यानरान ने विशेष रूप से चचेरे भाई शब्द पर जोर दिया। भले ही जियाओ मेई ने एक मांगा भी हो, ये केवल इसलिए होगा क्योंकि जियाओ यान अपनी छोटी बहन की परवाह करता था। ये नालन यानरान के पास जो था वैसा नहीं होगा। जैसे ही जियाओ मेई ने नालन यानरान को घूरा और यूनलैंड संप्रदाय के भावी नेता ने आत्मसंतुष्ट महसूस करते हुए अपनी नजर जियाओ जुनर की ओर घुमाई, जिसका चेहरा पहले से ही काला था, और उसके सामने कंगन हिलाया। जुनर, तुम्हें ये कंगन कैसा लगा? जियाओ जुनर ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और उसके कंधे बेकाबू होकर कांपने लगे। काफी देर बाद उसने धीरे से अपना सिर उठाया और एक भयावह मुस्कान प्रकट की, जिसमें हत्या करने का इरादा था। टिल्ड टिल्ड टिल्ड, ये वास्तव में सुंदर है। जुनर बहुत ईर्ष्यालु है। टिल्ड शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। जियाओ जुनर ने अपने चांदी के दांत पीस लिए और उसके कपड़ों के नीचे उसकी बांह की नसें उभर आईं। यह महिला बस मुझे शर्मिंदा देखना चाहती है। उसे विजयी महसूस न होने दें। जियाओ जुनर के दिल में आक्रोश बढ़ने वाला था, लेकिन वह खुद को समझाती रही कि गुस्से को अपने ऊपर हावी न होने दे और उसने अपने गुस्से को बलपूर्वक दबा दिया। जियाओ जुनर के मुस्कुराते चेहरे को देखकर नालन यानरान को बिल्कुल भी विजयी महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत उसे गहरा डर लगा। इस लड़की का स्वभाव बहुत भयानक है। नालन यानरान निराशा की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। अगर वह उसी स्थिति में होती, एक प्रेम प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रही होती जो उसके प्रेमी से मिले उपहार को दिखाने आया था, तो नालन यानरान अपने चेहरे पर जियाओ मेई की तरह अपना सारा आक्रोश और गुस्सा नहीं दिखाती। हालांकि वह जियाओ जुनर की तरह मुस्कुराहट बनाए नहीं रख सकती थी। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई साधारण व्यक्ति सहन कर सके। इस समय याफी की शिक्षाएं एक बार फिर नालन यानरान के दिमाग में गूंज उठी, जिससे उसकी जीत की खुशी तुरंत गायब हो गई। उसने चुपचाप अपने कंगन को देखा और एक पल के बाद दोनों लड़कियों को देखा और धीरे से कहा, NOWELL-BE-IN.C-OM। मैं जानबूझकर आपके सामने दिखावा करने के लिए माफी मांगती हूँ। होह! नालन यानरान की अचानक माफी का सामना करते हुए न केवल जियो मेई बल्कि जियो जुनर भी दंग रह गए। यह महिला उन दोनों से माफी मांग रही है। क्या उसने अपना सिर मारा? नालन यानरान ने बोलना जारी रखा। मेरे मन में जियो यान के लिए वाकई गहरी भावनाएं हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसे किसी और से ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन पहले दिल की गहराई में मैं हमेशा यह मानती थी कि अगर मैं भविष्य में जियो यान से शादी करूंगी तो मैं ही उच्च स्तर पर रहूंगी और वह मेरे स्तर तक पहुंचने वाला होगा। ये शब्द सुनते ही जियाओ मेई की भौहें अचानक ऊपर उठ गईं। चचेरी बहन जियाओ यान अपने स्तर पर चढ़ रही है। तुम हम। जियाओ मेई अपनी बात पूरी कर पाती, इससे पहले जियाओ जुनेर ने अपने हाथ से उसका मुंह ढक लिया। उसे बात पूरी करने दो। फिर जियाओ जुनेर ने फिर से नालन यानरान की ओर देखा, उसे जारी रखने का संकेत दिया। नालन यानरान ने सिर हिलाया और बोलना जारी रखा। हालांकि आज की घटनाओं ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको यह विश्वास नहीं रखना चाहिए कि एक पक्ष दूसरे पर पूरी तरह हावी होना चाहिए। जियाओ यान के लिए भावनाएं समान होनी चाहिए। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी जिसे मैंने पहले नहीं समझा। इतना कहने के बाद नालन यानरान ने अपने हाथ में कंगन देखा और धीरे से बोली, जियाओ यान और मैं एक साथ बाजार इसलिए गए क्योंकि वह मुझे खुश करना चाहता था जब मैं उदास महसूस कर रही थी। उसके दिमाग में मैं ज्यादातर जियाओ कबीले की मेहमान हूँ। जहां तक इस कंगन की बात है, ये सिर्फ एक पुरस्कार है जो हमें एक स्टॉल पर मिला था। हालांकि जियाओ यान ने मुझे ये दिया था, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि उसने केवल मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। इसके पीछे कोई और मतलब नहीं है। नालन यानरान ने यह कहा, फिर अपने शब्दों की दिशा बदल दी। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसे छोड़ दूंगी। इसके विपरीत इसने केवल मेरे दृढ़ संकल्प को मजबूत किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, इस जीवन काल में नहीं, बिल्कुल नहीं। नालन यानरान की बातें सुनने के बाद जियाओ मेई ने उसे आश्चर्य से देखा, जबकि जियाओ जुनर ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ी। यह महिला और भी अधिक परेशान करने वाली हो गई है। अध्याय 39 किंगलिन। जियाओ यान और जियाओ यू ने अपने पिता और 3 बुजुर्गों को विदाई दी, क्योंकि वे जियाओ परिवार के वयस्क होने के समारोह को देखने आए मेहमानों को विदा कर रहे थे। जाने से पहले याफी ने एक चुलबुली नजर से चुपके से जियाओ यान पर एक मोहक नजर डाली, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेडी याफी वास्तव में एक आकर्षक सुंदरता है। जियाओ यान ने अपने आप को शांत करते हुए अपना सिर हल्के से हिलाया। तभी एक जानी पहचानी और जोरदार आवाज उसके कानों में पड़ी, छोटी यानजी, दूसरी बहन तुम्हें बहुत याद करती है। जैसे ही आवाज सुनाई दी, जियाओ यान को एक मजबूत हाथ ने कसकर गले लगा लिया और एक हाथ उसके बालों को सहलाता रहा। जियाओ यान का चेहरा खुशी से चमक उठा। दूसरी बहन, बहुत समय हो गया। 1 साल हो गया। तुम लंबी हो गई हो।
आवाज वाले व्यक्ति ने जियाओ यान को अपनी ओर घुमाया। तुम अब और भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। भविष्य में तुम्हें जरूर एक सुंदर पत्नी मिलेगी। जियाओ यान ने अपने सामने खड़ी उत्साही और मिलनसार महिला को देखा और बड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसके छोटे बाल थे और उसका रूप रंग एक पुरुष जैसा था, न कि एक महिला जैसा। बड़ी बहन जियाओली, बहुत समय हो गया है। जियाओ यू, जो उसके बगल में खड़ी थी, ने भी जियाओली को धीरे से अभिवादन किया। जियाओली ने जवाब में मुस्कुराया। ओह छोटी यूर, अभी तो सिर्फ 1 साल हुआ है और तुम और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। जियाओली ने फिर मजाकिया अंदाज में जियाओ यान को जियाओ यू की ओर खींचा। तुम्हें क्या लगता है, मेरा छोटा यान कैसा दिखता है? क्या तुम उससे शादी करने में दिलचस्पी रखती हो? ये सुनकर जियाओ यान और जियाओ यू दोनों के चेहरे अजीब हो गए और जियाओ यू भी शर्मा गई और बार बार अपने हाथ हिलाए। बहन जियाओली, कृपया मुझे इस तरह से न चिढ़ाएं। हा, बस मजाक कर रही हूँ, इसे गंभीरता से न लें। जियाओली दिल खोलकर हंसी, लेकिन उसने जियाओ यू की आंखों में क्षणिक खुशी को ढंकने वाले गहरे दुख को नहीं देखा। उस समय जियाओ यान की नजर जियाओली के पीछे चली गई, जहां लंबे बालों वाली एक और महिला, जो जियाओली से कुछ हद तक मिलती जुलती थी, लेकिन उसके हर कदम में अधिक लालित्य और सौम्यता थी, धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। जियाओ यान की सबसे बड़ी बहन जियाओ यंग। सबसे बड़ी बहन, जियाओ यान ने धीरे से पुकारा और जियाओ यंग ने अपनी प्यारी छोटी बहन को मां के प्यार जैसी कोमल स्नेह भरी आंखों से देखा। बहुत समय हो गया है यानेर। जियाओ यान की मां के निधन के बाद से जियाओ यंग और जियाओली ने जियाओ यान को एक अनमोल खजाने की तरह माना था, उसकी रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसके मातृ प्रेम की कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश की। और वास्तव में वे सफल हुए थे। जियाओ यान की मां की मृत्यु के बाद की अवधि के दौरान यह उनकी निरंतर देखभाल और पालन पोषण था, जिसने जियाओ यान को थोड़े समय में अपनी मां को खोने के दर्द से उबरने में मदद की। जियाओ यान के लिए वे दोनों निस्संदेह परिवार के बेहद महत्वपूर्ण सदस्य थे। फिर जियाओ यंग जियाओ जान की ओर मुड़ी और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, आप हाल ही में कैसे रहे? हा, बहुत बढ़िया। अब जब आप सभी वापस आ गए हैं तो मैं और भी बेहतर मूड में हूँ। जियाओ जान अपनी 2 बेटियों को देखकर हंस पड़ा, जिन्हें उसने 1 साल से नहीं देखा था। परिवार के लिए आरक्षित एक अनोखी गर्मजोशी उसके दिल में भर गई। तुम लंबी यात्रा से थक गई होगी। मैंने तुम्हारे लिए कमरे तैयार करवा दिए हैं। अच्छी तरह से आराम करो और कल के नए साल के जश्न के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, जियाओ यंग ने धीरे से सिर हिलाया और जियाओ जान सही थी। वे दिन रात वापस भाग रहे थे, जियाओ परिवार के लिए महत्वपूर्ण नए साल के जश्न को मिस करने के डर से। उस पल जियाओ यान ने अपना शरीर थोड़ा झुकाया और जियाओ यंग के पीछे उत्सुकता से देखा। बहन, तुम्हारे पीछे वह व्यक्ति कौन है? मैं घर वापस आकर इतना खुश था कि मैं उसका परिचय देना भूल गया। जियाओ यंग को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने धीरे से उस डरपोक लड़की को अपने पीछे धकेल दिया, जिससे जियाओ यान को उसका रूप रंग साफ साफ दिखाई देने लगा। यह एक डरपोक सी दिखने वाली छोटी लड़की थी, जिसके लंबे बाल, पन्ने जैसी हरी आंखें और एक नाजुक अंडाकार चेहरा था, जिस पर अभी भी जवानी की मासूमियत की झलक थी। हालांकि वह एक छोटी लड़की थी, लेकिन उसका शरीर सभी जगहों पर अच्छी तरह से विकसित था। उसके शरीर को देखते हुए वह पहले से ही काफी परिपक्व थी। किसी भी स्पष्ट लक्षण की कमी के बावजूद जियाओ यान उसे देखते ही सांप का सामना करने की भावना को दूर नहीं कर सका। इस बच्चे का नाम किंगलिन है। वह हमारे भाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा गोद ली गई बच्ची है। जियाओ यंग ने अपनी आंखों में दया के भाव के साथ उसे सभी से मिलवाया। उसकी पृष्ठभूमि काफी जटिल है और मैं उसे भाड़े के सैनिकों के समूह में अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं उसे अपने साथ वापस ले आया। मैं समझ गया। जियो यान ने समझदारी से सिर हिलाया और किंगलिन के सामने बैठ गया और एक सौम्य और दयालु स्वर में अपना हाथ बढ़ाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा किंगलिन। हमारे परिवार में आपका स्वागत है। नमस्ते किंगलिन, मैं जियो यान हूँ, जियो यंग और जियोली का छोटा भाई। आपसे मिलकर अच्छा लगा, जियो यान ने एक सौम्य आवाज में कहा, किंगलिन के सामने बैठते हुए और अपना परिचय देते हुए। वह परिचय क्यों दोहरा रहा है? क्या यह मूल रूप से ऐसा ही है? किंगलिन एक पल के लिए झिझकी, क्योंकि उसने जियो यान को देखा, जो एक सौम्य भाव के साथ अपना परिचय दे रहा था। थोड़ी देर बाद उसने डरते हुए अपना हाथ बढ़ाया और हल्के से जियो यान से हाथ मिलाया। नमस्ते, आपसे मिलकर अच्छा लगा, उसने धीरे से कहा। हम अगले कुछ दिनों में अच्छी तरह से साथ रहने दो, जियो यान ने किंगलिन के छोटे हाथ को हल्के से पकड़कर ऊपर नीचे हिलाते हुए कहा। अचानक जियो यान की नजर बदल गई और उसकी आंखें एक पल के लिए जम गईं। किंगलिन ने भी तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, जल्दी से अपना हाथ जियाओ यान से हटा लिया और जियाओ यंग के पीछे छिप गई। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से जियाओ यंग के पीछे से झांका, उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे और उसने धीरे से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो किंगलिन, का तुम्हें डराने का इरादा नहीं था। किंगलिन जियाओ यान से माफी मांगती रही, उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि वह मच्छर की भिनभिनाहट की तरह थी और वह आंसू बहाने के कगार पर लग रही थी। जियाओ यू, जिसे पता नहीं था कि अभी क्या हुआ था, ने किंगलिन के हाव भाव देखे और तुरंत सहानुभूति की लहर महसूस की। उसने जियाओ यान के कंधे को दबाया, जो अभी भी जमीन पर बैठा था, और नाराजगी के संकेत के साथ पूछा, जियाओ यान, तुमने अभी क्या किया? मैं इसे कैसे कहूं? जियाओ यान ने अजीब तरीके से अपना सिर खुजलाया और आंसू भरी आंखों से किंगलिन को देखा। ऐसा लगता है कि मेरी आंखों ने मुझे धोखा दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? जियाओ यू ने एक भान उठाई, जो जियाओ यान की बातों से पूरी तरह हैरान थी। तभी जियाओ यंग बोल पड़ी, ये सच नहीं है यानर, तुम्हारी आंखों ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। NOWELL-BE-IN.C-OM। जियाओ यान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और उलझन में अपनी सबसे बड़ी बहन की ओर देखा। जियाओ यंग ने अपना सिर नीचे किया और बोलने से पहले किंगलिन की ओर देखा। किंगलिन, उन्हें दिखाओ। जियाओ यंग के शब्दों को सुनकर किंगलिन अचानक चौंक गई और आंसू भरी आंखों से जियाओ यंग की ओर देखने लगी। कैप्टन जियाओ यंग, जियाओ लिन ने धीरे से कहा, मानो किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रही हो। लेकिन जियाओ यंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने हाथ से किंगलिन के सिर को धीरे से सहलाया। चिंता मत करो, कोई भी तुम्हें नापसंद नहीं करेगा। जियाओ यंग के आश्वासन को सुनकर किंगलिन लंबे समय तक चुप रही। आखिरकार उसने अपने होंठ हल्के से काटे और अपना मन बना लिया। उसने एक हाथ आगे बढ़ाया, जबकि दूसरे हाथ ने आस्तीन को ऊपर खींचा, जो उसके हाथ के चारों ओर कसकर बंधी हुई थी। फिर जियाओ यान और अन्य लोगों ने देखा कि किंगलिन की कलाई की त्वचा एक इंसान की त्वचा से बिल्कुल अलग थी, ये सांप के तराजू जैसी थी। यह क्या है? जियाओ यान और जियाओ यू के चेहरे पर आश्चर्य और विस्मय छा गया और यहाँ तक कि जियाओ जान ने भी यही भाव साझा किए।
क्या तुम्हें पता है, हमारा भाड़े का समूह एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो सांप लोगों के क्षेत्र से मिलता है, जियाओ यंग ने धीरे से कहा, किंगलिन के सिर को धीरे से सहलाते हुए, जैसे ही उसने धीरे से किंगलिन की पृष्ठभूमि का खुलासा किया। ये बच्चा इंसानों और सांप लोगों दोनों का वंशज है। अध्याय 40, घृणा, मनुष्यों और सांप लोगों का वंशज। किंगलिन की उत्पत्ति सुनकर जियाओ यान और अन्य लोग चकित रह गए। किंगलिन उनकी प्रतिक्रियाओं से भयभीत लग रही थी। उसने पलकें झपकाईं और जियाओली के पीछे छिप गई, फिर से अपना सिर दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अरे सॉरी, हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है टिल्डा। जियाओ यान और जियाओ यू किंगलिन की प्रतिक्रिया देखकर तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है और जल्दी से उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास पहुंचे। उनके ईमानदार आश्वासनों के साथ किंगलिन ने धीरे धीरे जियाओली के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला। उसकी छोटी आंखों में जियाओ यान और जियाओ यू की आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जो गहरी उलझन के साथ मिश्रित थीं। क्या तुम मुझसे नहीं डरती? तुम बहुत प्यारी हो, छोटी बहन। डरने की क्या बात है? जियाओ यू किंगलिन के बगल में बैठ गई और प्यार से उसके सिर को धीरे से सहलाया। मैं जियाओ यू हूँ। अगर तुम्हें यहाँ कोई परेशानी आती है तो बेझिझक अपनी बड़ी बहन को ढूंढने आ जाना, ठीक है? जियाओ यू से निकलने वाली सच्ची दयालुता को महसूस करते हुए किंगलिन ने धीरे धीरे अपना बचाव छोड़ा और मुस्कुराई, भारी सिर हिलाया। हाँ, किंगलिन की प्रतिक्रिया देखकर जियाओली ने धीरे से हंसते हुए जियाओ यू की तरफ देखा। चचेरी बहन जियाओ यू, ये बच्ची क्या वह लोगों से डरती है? जियाओ यू ने धीरे से पूछा, उसकी आंखों में सहानुभूति का भाव देखा। जियाओली ने अपना सिर हिलाया और कहा, यानेर, क्या तुम्हें पता है कि हमारा भाड़े का समूह कहाँ स्थित है? तुमने पहले इसका जिक्र किया था। ये टैगर रेगिस्तान में है। जियाओ यान ने थोड़ा सिर हिलाया और जियाओली ने आगे कहा, हमने जो भाड़े का समूह बनाया है वह सांप लोगों के इलाके के पास स्थित है। सांप लोग मनुष्यों के प्रति गहरी दुश्मनी रखते हैं और इसके विपरीत। हालांकि हम एक ही जियामा साम्राज्य से संबंधित हैं, लेकिन सांप लोग और मनुष्य हमेशा से ही प्राणघातक दुश्मन रहे हैं। सांप लोगों के बारे में जियाओली का परिचय सुनकर जियाओ यान ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। क्यों? दो गुटों के बीच कोई भी गहरी दुश्मनी कभी भी बिना वजह नहीं होती। जियाओली ने धीरे से अपनी व्याख्या जारी रखते हुए कहा, बहुत समय पहले जियामा साम्राज्य के भीतर दास व्यापार होता था और यह कोई रहस्य नहीं था। सांप लोग अपनी दुर्लभ प्रजाति और अपने शरीर पर मौजूद कीमती अंगों के कारण अक्सर दास व्यापारियों द्वारा निशाना बनाए जाते थे। विशेष रूप से सांप महिलाओं के पास आश्चर्यजनक रूप होते थे जो उन दास व्यापारियों को मोहित कर लेते थे। इसलिए वे लगातार उनका पीछा करते रहते थे। धीरे धीरे सांप लोगों ने मनुष्यों के प्रति शत्रुता और घृणा विकसित करना शुरू कर दिया, लेकिन मानव जाति की विशाल शक्ति के कारण वे उनका सीधे सामना नहीं कर सकते थे। परिणामस्वरूप उन्होंने अपने पूरे कबीले को टैगर रेगिस्तान में गहरे बसा दिया। हालांकि फिर भी उन दास व्यापारियों ने सांप लोगों के इलाके में घुसपैठ करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। सांप लोगों को लूटा, जिन्हें वे वस्तु के रूप में देखते थे। सांप लोगों ने प्रतिरोध में हिंसा का सहारा लिया, लेकिन दास व्यापारियों का लालच उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था और भले ही सांप लोगों ने उनके बल प्रयोग को रोक दिया, लेकिन दास व्यापारियों ने अपने इरादों को कभी नहीं छोड़ा। जियामा शाही परिवार द्वारा महान शुद्धिकरण तक, जिसने सभी दास व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, उन दास व्यापारियों को अंततः समाप्त नहीं किया गया था। यहाँ रुकते हुए जियाओली ने अपनी भौं को थोड़ा सिकोड़ा। हालांकि सांप लोगों का मानना था कि यह उनकी अपनी ताकत थी जिसने दास व्यापारियों को खत्म कर दिया, और तब से उन्होंने मनुष्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया है। क्या मैं सही हूँ? जियाओ यान ने धीमी आवाज में कहा और जियाओली ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी व्याख्या जारी रखी। इतना ही नहीं, उन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता की विचारधारा को अपनाया और धीरे धीरे अधिक संसाधन हासिल करने के लिए मानव क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए बल का उपयोग किया। इससे बदले में उनके प्रति मनुष्यों में और अधिक घृणा पैदा हुई। ये सुनकर जियाओ यान ने अपनी मुट्ठी भींच ली। शुरू में दोनों जातियों के कुछ व्यक्तियों की हरकतों ने अंततः पूरे कबीलों को उलझा दिया था। सांप लोग, जो कभी योग्यतम की उत्तरजीविता के अत्याचारों से पीड़ित थे, अब उसी विचारधारा के साथ मनुष्यों पर अत्याचार कर रहे थे। ये कितना दुखद था। इस समय जियाओली ने किंगलिन की उत्पत्ति के बारे में बताना शुरू किया। किंगलिन की माँ एक इंसान थी और उसके पिता एक सांप व्यक्ति थे। उस समय जब तुम्हारा दूसरा चचेरा भाई और मैं टैगर रेगिस्तान में भाड़े के सैनिकों का समूह बना रहे थे, तो हम उनसे मानव शहरों और सांप लोगों के इलाके से बहुत दूर एक लकड़ी के घर में मिले। उनकी कहानी के अनुसार किंगलिन की माँ ने एक बार किंगलिन के पिता को बचाया था, जो रेगिस्तान में मौत के कगार पर थे। किंगलिन की माँ ने सांप लोगों के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं रखा और उनका ध्यानपूर्वक ख्याल रखा। इस प्रक्रिया के दौरान किंगलिन के पिता, जो मूल रूप से मनुष्यों से घृणा करते थे, को एहसास होने लगा कि मनुष्य शायद वे खलनायक नहीं हैं, जैसा कि उन्होंने उन्हें माना था। इस बिंदु पर जियाओली ने रुककर अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ा। इसके बाद वे दोनों स्वाभाविक रूप से प्यार में पड़ गए और उन्होंने किंगलिन को जन्म दिया। जब मैंने पहली बार किंगलिन को देखा था, तब वह केवल 6 या 7 साल की रही होगी। जियाओली ने जियाओ यान की ओर देखते हुए एक नर्म हंसी के साथ कहा, तुम जब छोटी थी तब जितनी प्यारी थी। ओह, जियाओ यान ने अपना चेहरा खुजलाया और कहा, क्या यह अच्छा नहीं है? जब तक वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। वास्तव में भले ही वे तीनों के लिए एक घर में रहते थे, ऐसा लगता था कि वे धन्य थे। घर के पास एक छोटा सा झरना था और घर के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्र था। वे वहां फसल भी उगा सकते थे और अपना जीवन यापन कर सकते थे। जियाओली ने कहा। उसका स्वर अचानक बदल गया। हालांकि त्रासदी हुई। इस साल ही किंगलिन की मां कठोर रहने की स्थिति के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। किंगलिन के पिता उसे मदद मांगने के लिए निकटतम मानव शहर ले गए, लेकिन उन्हें केवल अंतहीन अपमान और लहराते ब्लेड मिले। किंगलिन के पिता किंगलिन की मां की रक्षा करने के लिए गंभीर रूप से घायल हो गए और मुश्किल से जीवन के साथ घर लौटे। जैसे ही मुझे भाड़े के सैनिकों के समूह में यह खबर मिली, मैं तुरंत एक चिकित्सक को लेकर उनके छोटे से घर पहुंचा। लेकिन मैंने जो देखा वह किंगलिन की मां थी, जो पहले ही मर चुकी थी, और किंगलिन के पिता मृत्यु के कगार पर थे। किंगलिन अपनी मां के शरीर पर लिपटी हुई चुपचाप रो रही थी। जैसे जैसे जियाओली के शब्द गंभीर होते गए, माहौल भारी होता गया और श्रोताओं के रूप में जियाओ यान और जियाओ जान दुख की भावना को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। जियाओली ने एक गहरी सांस ली और बोलना जारी रखा, और जब किंगलिन के पिता ने मुझे देखा तो उनकी आंखों में राहत भर गई। अपनी आखिरी सांस के साथ उन्होंने किंगलिन को मेरी देखभाल में सौंप दिया और फिर चल बसे। यह अंत वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों पर भारी पड़ा और जियाओ यान खुद को कम आवाज में पूछने से नहीं रोक सका, उन्होंने सांप लोगों से मदद क्यों नहीं मांगी? किंगलिन के पिता सांप वाले थे, है ना? NO12 बीक जान .com
यानेर, सांप लोगों की इंसानों के प्रति नफरत आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। जियाओली ने जियाओ यान को देखा और धीरे से कहा, जब किंगलिन के माता पिता इंसानों के शहर में गए तो सभी इंसानों ने उन्हें भगा दिया। लेकिन अगर वे सांप वाले होते तो वे किंगलिन की मां को मौके पर ही मार देते, और यहाँ तक कि किंगलिन के पिता को भी देशद्रोही माना जाता और उन्हें मार दिया जाता। जियाओ यान चुप हो गया और जियाओली ने अपनी आंखों में उदासी के साथ बात की। जब मेरी बहन और मैं रेगिस्तान में खतरे में थे तो ये किंगलिन के माता पिता थे जिन्होंने हमें बचाया। वह हमारी पहली मुलाकात थी। जियाओली ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, उसके दांत पीसने लगे। वे बहुत दयालु थे और फिर भी। जियाओ यान और जियाओ झान दोनों चुप खड़े रहे। ये किंगलिन के लिए एक विनाशकारी झटका रहा होगा। वह अपनी घृणा की वस्तु को भी नहीं खोज पाए। क्या उसे उन मनुष्यों से घृणा करनी चाहिए जिन्होंने अपने शब्दों और ब्लेड से उसके माता पिता को भगा दिया, लेकिन उन्हें सांप लोगों के हाथों कष्ट सहना पड़ा था, जिसके कारण ये स्थिति पैदा हुई। इस समय जियाओली ने फिर से बात की। किंगलिन के माता पिता को उस नखलिस्तान में दफनाने के बाद मैं किंगलिन को भाड़े के सैनिकों के समूह में वापस लाया और एक दृढ़ निर्णय लिया। जियाओली की आंखों में दृढ़ निश्चय था जब वह गंभीरता से बोल रही थी। मुझे मनुष्यों और सांप लोगों के बीच संघर्ष को सुलझाना होगा। मुझे इस घृणा को खत्म करना होगा। जियाओली जानती थी कि उसके दिल में बहुत प्यार नहीं है, नहीं उसके पास सभी की देखभाल करने की क्षमता है। लेकिन किंगलिन के माता पिता ने उसकी और उसकी बहनों की जान बचाई थी। ऐसे दयालु व्यक्तियों को उनकी जातियों के बीच की नफरत के कारण दुखद अंत मिला था। जियाओली इसे स्वीकार नहीं कर सकी। उनका भाग्य ऐसा नहीं होना चाहिए था। भले ही यह सिर्फ किंगलिन के दिवंगत माता पिता की खातिर ही क्यों न हो, वह इस मामले को सुलझा लेगी। बहन, जियाओ यान ने जियाओली को देखा, जिसने दृढ़ अभिव्यक्ति प्रदर्शित की, और फिर उसकी अपनी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने गंभीरता से जियाओली को प्रणाम किया। मैं ईमानदारी से आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता की कामना करता हूँ। जियाओली ने अपने छोटे भाई को देखा जो उसकी आंखों के सामने बड़ा हो गया था, और उसकी आंखें एहसास से भर गईं। फिर वह धीरे से मुस्कुराए। हाँ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी।